हेलो एवरीवन। सो इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं जियोग्राफी को। जो जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मेंस में आ सकते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ बने रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो मैं ये रेडियो वीडियो सब अपने लिए रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि लास्ट मिनट में मुझे रिवीजन के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मैं इनको ही सुनता हूँ तो हो जाता है काम मेरा। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसको हम आगे। तो सबसे पहले है हमारे पास ये जियोग्राफी GS1 के लिए ही। ठीक है, ये अमीश प्रधान सर के नोट्स हैं, तो हम डायरेक्ट इनको यहीं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है व्हाट आर टॉर्नेडोज, हाउ दे ओरिजिनेट। मीन्स सबसे पहले टॉर्नेडोज के बारे में पूछ रहा है कि टॉर्नेडोज क्या होते हैं। उसके बाद बोल रहा है कि ये ओरिजिनेट कैसे होते हैं, ओरिजिनेशन इनका बोलना है। और उसके बाद बोलते हैं वाई दे आर सो डिस्ट्रक्टिव, इसने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका मेंस में, तो ये हम अभी देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 है ये, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि टॉर्नेडोज क्या होते हैं। टॉर्नेडोज क्या होते हैं? टॉर्नेडोज होते हैं आपके, टॉर्नेडोज आर वायलेंटली रोटेटिंग वोर्टेक्स। क्या होते हैं? वायलेंटली रोटेटिंग वोर्टेक्स होते हैं। क्या होते हैं टोर्नेडो? टोर्नेडोज आर वायलेंटली रोटेटिंग वोर्टेक्स ऑफ एयर होते हैं। क्या होते हैं? वायलेंटली रोटेटिंग वोर्टेक्स ऑफ एयर टचिंग ग्राउंड, यूजुअली अटैच टू द बेस ऑफ अ थंडर स्टॉर्म। ठीक है, तो क्या होते हैं टोर्नेडोज होते हैं आपके वाइडली रोटेटिंग वर्टेक्स होते हैं ऑफ एयर के। किसके होते हैं? एयर के। क्या करते हैं? ये ऑफ एयर टचिंग ग्राउंड यूजुअली अटैच टू द बेस ऑफ द थंडर स्टॉर्म। अब इनका ओरिजिन अगर हम देखेंगे कि ओरिजिन इनका कहाँ से हुआ है, तो अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन इनका हुआ है आपका जनरली अकर्स इन मिडल द मिडल लैटिट्यूड। जनरली ये कहाँ पे अकर होते हैं? मिडल लैटिट्यूड में, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। तो जनरली ये कहाँ पे अकर होते हैं? ये आपके अकर होते हैं आपकी मिडल लैटिट्यूड में। क्यों? कि वहाँ पे क्या होता है? बिकॉज लैटिट्यूड बिकम ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास की वजह से। ठीक है, इनका ओरिजिन होता है कहाँ पे? मिडल लैटिट्यूड में। क्यों? किसकी वजह से? कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मास की वजह से। सबसे पहले हमने देखा कि टोरिडोज क्या होते हैं। टोरिडोज क्या होते हैं आपके? टोरिडोज को ही ट्विस्टर्स भी कहा जाता है, ये याद रखना। ये क्या होते हैं आपके? वायलेंटली रोटेटिंग वर्टेक्स होते हैं ऑफ एयर के। ये टचिंग ग्राउंड यूजुअली अटैच टू द बेस ऑफ द थंडरस्टॉर्म। जनरली कहाँ पे अकर होते हैं? मिडिल लैटिट्यूड, बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ द, अगर ओरिजिन की बात करेंगे तो ओरिजिन इनका जनरली कहाँ पे होता है? मिडिल लैटिट्यूड में, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ वार्म एंड कोल्ड एयर मासेस। टोर्नेडोज फॉर्मेशन टिपिकली क्या क्या चाहिए होता है टोर्नेडोज को फॉर्मेशन के लिए? तो टोर्नेडोज फॉर्मेशन के लिए क्या होता है आपका? विंड शेयर होना चाहिए, लिफ्ट होनी चाहिए, इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए और मॉइस्चर होना चाहिए। क्या चार चीज़ें होनी चाहिए टोर्नेडोज को फॉर्मेशन के लिए? सबसे पहले क्या होता है आपका? विंड शेयर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए आपके पास? विंड शेयर होनी चाहिए। दूसरा लिफ्ट होनी चाहिए। और तीसरा क्या होना चाहिए? इंस्टेबिलिटी होनी चाहिए। और फोर्थ वन इज़ आपका मॉइस्चर होना चाहिए। ये सब चार चीज़ें होनी चाहिए किसके लिए? टॉर्नेडोज को फॉर्म होने के लिए। तो टॉर्नेडो फॉर्मेशन के लिए टिपिकली 4 थिंग्स आर रिक्वायर्ड। नंबर 1 इज़ विंड शेयर, नंबर 2 इज लिफ्ट, नंबर 3 इज इंस्टेबिलिटी, नंबर 4 इज मॉइस्चर। ठीक है, तो ये है हमारे पास। ये क्या है हमारे पास? ये है क्लोड। क्या है? क्यूमुलोनिम्बस क्लोड। ऐसे हम क्यूमुलोनिम्बस क्लोड्स को बनाएंगे। ठीक है, ये है क्यूमुलोनिम्बस क्लोड्स। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। इसका नीचे के लिए क्या आ गई इसकी? ये यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है, तो ये आ गया क्यूमुलोनिम्बस क्लोड। ठीक है, यहाँ से ये ओरिजिनेट होता है ऐसे। तो सबसे ऊपर वाला, आप देखो ये कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना, है ना? क्या चलता है? एंटी क्लॉक वाइज, सॉरी क्लॉक वाइज चलता है ये। ठीक है, ये ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, मतलब ये क्या चल रहा है? ये एंटी क्लॉक वाइज चल रहा है। सबसे नीचे क्या होता है? ये वाला क्या होता है? ये होता है अपड्राफ्ट। नंबर 2 में बीच वाला पोर्शन क्या होता है? ये वाला पोर्शन, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं फनल क्लोड। और ये जो ये बना रहा है, ठीक, ये वाली मूवमेंट जो कर रहा है, ये क्या कर रहा है? स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है। और नीचे के लिए जो आ रही हैं ये लाइंस आ रही थी, इनको क्या कहते हैं? हम डाउनवर्ड ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, डाउन ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अप ड्राफ्ट किसको कहते हैं? जो लाइन ऊपर के लिए ये जा रही है, ऊपर के लिए लाइन, इसको कहते हैं अप ड्राफ्ट। और जो नीचे के लिए लाइन आती है इसको कहते हैं डाउन ड्राफ्ट। ठीक है, तो बीच में जो ये वाली, इसके बीच में जो ये स्पेस बची इसको कहते हैं फनल क्लाउड। और ये जो स्पाइरल मूवमेंट कर रहा है इसको कहते हैं स्पाइरल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब नीचे करते हैं बात स्टेप्स इन्वॉल्व। कितने स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं किसके लिए?
टोर्नेडोज़ को फॉर्म होने के लिए। तो सबसे पहले क्या स्टेप होता है, सबसे पहले आपका स्टेप होता है आपका, टोटल कितने होते हैं आपके इसमें 4 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं किसको, टोर्नेडोज़ को बनने के लिए। सबसे पहले क्या होना चाहिए, विंड बिगन टू रोल इनटू हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, विंड जो बिगन होगी वो क्या रोल इनटू करनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर रोल करनी चाहिए। विंड बिगन्स टू रोल इनटू हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर। नंबर सेकंड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर। क्या होता है, सबसे पहले विंड बिगन टू रोल इनटू हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर। विंड जो बिगन करेगी रोल करनी, वो क्या करेगी, हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर में रोल करेगी। नंबर सेकंड होता है स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है, मीन्स ये वाला जो अपड्राफ्ट ऊपर के लिए ये क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द ग्राउंड, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए फ्रॉम द ग्राउंड से टू द एटमॉस्फेयर के लिए। स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अपड्राफ्ट ऑफ एयर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट फ्रॉम द ग्राउंड टू द एटमॉस्फेयर, रिजल्टिंग इनटू द कॉलम ऑफ द एयर बिकमिंग वर्टिकल विद स्विरलिंग इफेक्ट। तो रिजल्टिंग इनटू क्या होना चाहिए, रिजल्टिंग इनटू किस में क्या रिजल्ट मिलना चाहिए, कॉलम ऑफ एयर क्या बिकमिंग वर्टिकल विद स्विरलिंग इफेक्ट होना चाहिए। नंबर थर्ड इज स्टॉर्म फॉर्म्स फ्यूम्स इनटू सुपर सेल। स्टॉर्म्स क्या फॉर्म्स बनाते हैं आपके सुपर सेल, थंडरस्टॉर्म बनाते हैं, विच आर सेपरेट डिस्क्रीट सेल्स। क्या होते हैं ये, सेपरेट डिस्क्रीट सेल्स होते हैं, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ स्टॉर्म। ये स्टॉर्म्स के पार्ट फिर नहीं बनते। नंबर फोर्थ में क्या होना चाहिए, नंबर फोर्थ में होता है आपका वर्टिकल रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होगा, वर्टिकल रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर होगा, और प्लस क्या होगा, सुपर सेल थंडरस्टॉर्म होगा। क्या होगा, वर्टिकल कॉलम ऑफ एयर और सुपर सेल थंडरस्टॉर्म होगा, जिससे क्या होगा, टोर्नेडो फॉर्म होगा। ठीक है, ये हमने बात किया अभी किसके बारे में आपके टोर्नेडोज़ के बारे में, कि टोर्नेडोज़ कहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं और कैसे ओरिजिनेट होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं। तो इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ठीक है, 3 हैं। सबसे पहले क्या होता है, स्पीड। अगर स्पीड की बात करेंगे, दूसरा होता है आपका प्रेजेंस ओवर लैंड, और तीसरा होता है आपका डस्ट स्टॉर्म। ये 3 चीज़ें की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं। अब हम एक एक करके सबको देखते हैं। सबसे पहले है स्पीड। स्पीड क्या होता है, देखें, रीच बियॉन्ड 500 किलोमीटर। ये कहाँ तक पहुँच सकते हैं, 500 किलोमीटर बियॉन्ड तक पहुँच सकते हैं। अपरोटिंग ट्रीज़ को अपरोट कर सकते हैं, और शेडिंग बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, बिल्डिंग्स को शेड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, इतनी इनकी ये स्पीड होती है। तो स्पीड कितनी होती है इनकी, देखें, रीच बियॉन्ड 500 किलोमीटर पर आवर, और अपरोटिंग ट्रीज़ को अपरोट कर सकते हैं, शेडिंग बिल्डिंग्स एटसेट्रा। ठीक है, नंबर सेकंड क्या है आपका, नंबर सेकंड है प्रेजेंस ओवर लैंड। अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन, अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन और टोर्नेडो, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को छोड़ के अगर हम टोर्नेडोज़ की बात करेंगे, ये क्या सर्वाइव करते हैं, और लैंड दैट रेजेस इनटू इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर। ये सर्वाइव कहाँ पे करते हैं, और लैंड भी सर्वाइव करते हैं, और ये रेजेस क्या करते हैं, डिस्ट्रक्टिव पावर होती है इनके पास। नंबर थर्ड क्या आता है, डस्ट स्टॉर्म। डस्ट स्टॉर्म क्या होता है आपका, ब्रिंग्स ह्यूज लॉस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। क्या करता है, ये ब्रिंग करता है ह्यूज लॉस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को ये तबाही मचा देता है। तो ये इतने दे आर डिस्ट्रक्टिव बिकॉज, सबसे पहले क्या आपके पास क्यों है डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज जो स्पीड इनकी है 500 किलोमीटर पर आवर से बियॉन्ड चली जाती है, रूट्स को ट्रीज़ को अपरूट्स करती है, और शेडिंग बिल्डिंग्स एटसेट्रा। नंबर सेकंड प्रेजेंस ओवर लैंड। ये क्या होता है, अनलाइक अगर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के हम छोड़ के टोर्नेडोज़ की बात करें, तो ये सर्वाइव कहाँ पे करते हैं, लैंड पे सर्वाइव करते हैं, और दैट रेजेस इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर, जहाँ से इनकी डिस्ट्रक्टिव पावर रेज होती है। और नंबर थर्ड है डस्ट स्टॉर्म, जो लाती है अपने साथ, ये एग्रीकल्चर, इससे क्या होता है, ह्यूज एग्रीकल्चर लॉस होता है, और इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मैप पे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। इस वाले पोर्शन हम दिखाएंगे, यहाँ पे आते हैं आपके टोर्नेडोज़, यहाँ पे आते हैं, और उसके बाद आता है ये आपका अफ्रीका वाला पोर्शन। ठीक, इस मैप को बनाएंगे। ठीक है, इस मैप को बनाएंगे, इस मैप में हम दिखाएंगे फिर ये वाला पोर्शन में, ये वाले पोर्शन में, और ये वाले पोर्शन में, ये वाले पोर्शन, ये वाले पोर्शन, और ये वाले पोर्शन में क्या आते हैं आपके टोर्नेडोज़ क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब इसकी कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन हम लिखेंगे इसको, टोर्नेडोज़ आल्दो डिस्ट्रक्टिव हैज़ फ्यू एडवांटेज। टोर्नेडोज़ आल्दो क्या है, टोर्नेडोज़ आल्दो है डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन इनके पास क्या फ्यू एडवांटेजेस भी हैं। लाइक क्या है, डिपोजिशन ऑफ द न्यू फर्टाइल, ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं न्यू फर्टाइल सैंड को, ब्रिंग्स रेन को लाते हैं, और हेल्प करते हैं किसको, नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रो थंडर से नाइट्रोजन फिक्सेशन को भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इतना क्या है आपके पास टोर्नेडोज़ की, टोर्नेडोज़ का क्या एडवांटेजेस है। तो टोर्नेडोज़ आल्दो डिस्ट्रक्टिव, टोर्नेडोज़ क्या है, कंक्लूजन हम लिखेंगे इसको, टोर्नेडोज़ although destructive has few advantages. Tornado although destructive has few advantages like deposition of new fertile soil.
टोर्नेडोज आल्सो डिस्ट्रक्टिव हैज़ फ्यू एडवांटेज लाइक डिपोजिशन ऑफ द न्यू फर्टाइल साइल, ब्रिंग्स रेन्स, हेल्प्स नाइट्रोजन फिक्सेशन आल्दो हेल्प नाइट्रोजन फिक्सेशन थ्रू थंडर। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं किसमें, आपके टोर्नेडोज में। तो ये हमने टोर्नेडोज के बारे में पढ़ा। टोर्नेडोज के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि टोर्नेडोज क्या होते हैं। टोर्नेडोज हमने बोला कि टोर्नेडोज का क्या होते हैं। टोर्नेडोज होते हैं आपके वाइल्डली रोटेटिंग वर्टिक्स होते हैं ऑफ एयर टचिंग ग्राउंड यूजुअली अटैच टू द बेस ऑफ द थंडरस्टॉर्म। ओरिजिन इनका कहाँ होता है आपका, मिडिल लैटिट्यूड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द वार्म एंड कोल्ड एयर मास की वजह से। उसके बाद टोर्नेडोज फॉर्मेशन के लिए टिपिकल क्या चाहिए होता है हमें, विंड शेयर चाहिए होता है, लिफ्ट चाहिए होता है, इंस्टेबिलिटी चाहिए होता है आपको, और मॉइस्चर चाहिए होता है। अब इसमें स्टेप्स क्या इन्वॉल्व होते हैं, स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके। उसके बाद ये डायग्राम देखिए हमने, ये डायग्राम में क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड का हमने देखा। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड सबसे नीचे क्या होता है, अप ड्राफ्ट होता है, सबसे ऊपर क्या होता है, डाउन ड्राफ्ट होता है, स्पाइरल मूवमेंट होती है, फनल क्लाउड होता है। उसके बाद स्टेप्स कुछ इन्वॉल्व देखे हमने, इसमें क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व थे इसमें। सबसे पहले हमने बोला कि विंड जो बिगन करती है रोल इनटू द हॉरिजॉन्टल कॉलम ऑफ एयर में करती है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग अप ड्राफ्ट ऑफ एयर क्या होना चाहिए, ट्रांसफर फ्रॉम द ग्राउंड होना चाहिए टू द एटमॉस्फेयर। इसे क्या होता है, रिजल्टिंग इनटू द कॉलम ऑफ एयर बिकम्स वर्टिकल स्वेलिंग इफेक्ट करेगा ये। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमने बोला कि स्टॉर्म टर्न्स इनटू द सुपर सेल्स। स्टॉर्म टर्न्स इनटू द, स्टॉर्म जो टर्न करता है वो किस में करता है, सुपर सेल थंडर स्टॉर्म में करता है, विच आर सेपरेट डिस्क्रीट सेल्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द लाइन ऑफ स्टॉर्म। नंबर फोर्थ में हमने क्या वर्टिकल रोटेटिंग कॉलम ऑफ एयर प्लस सुपर सेल थंडरस्टॉर्म बनाता है, जिससे क्या होता है, टोर्नेडो फॉर्मेशन होता है। उसके बाद हमने बोला कि स्टॉर्म्स इतने डिस्ट्रक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्वीट प्रेजेंस ऑफ ओवरलैंड और डस्ट स्टॉर्म की वजह से। स्पीड कितनी होती है इनकी, बियॉन्ड 500 किलोमीटर, जिसे अपरोटिंग ट्रीज करते हैं, शेडिंग बिल्डिंग्स को करते हैं। उसके प्रेजेंस ऑफ ओवरलैंड क्या होता है, अनलाइक ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करेंगे, टोर्नेडोज क्या सर्वाइव करते हैं ओवरलैंड पे, रेज डिस्ट्रक्टिव पावर इसके बात होती है। उसके बाद डस्ट स्टॉर्म से ब्रिंग करते हैं ह्यूज लॉस ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर पे क्या होता है, लॉस होता है। उसके बाद हमने देखा कि ये मैप पे हमने देखा कि टोर्नेडोज कहाँ कहाँ बनते हैं। लास्ट में हमने बोला कि कंक्लूजन में हमने क्या बोला कि टोर्नेडोज क्या है, आल्दो डिस्ट्रक्टिव है, क्या है, डिस्ट्रक्टिव है, और लेकिन इनके पास क्या फ्यू एडवांटेज है। क्या है फ्यू एडवांटेज है, लाइक ये क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं न्यू फर्टाइल साइल को डिपॉजिट करते हैं, और ब्रिंग ये रैन को ब्रिंग लाते हैं, और क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन में थ्रू थंडर की वजह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टोटल किसके बारे में, टोर्नेडो के बारे में। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि व्हाट इज स्टॉर्म सर्ज, व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म सर्ज। वेट, अच्छा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, व्हाट इज स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, और व्हाट आर द फैक्टर्स, व्हाट फैक्टर्स कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्टॉर्म सर्ज। कौन से फैक्टर्स है जो कंट्रोल करते हैं किसके, स्टॉर्म सर्ज के मैग्नीट्यूड को कंट्रोल करते हैं, मीन्स डिस्ट्रक्टिव पावर, इसके डिस्ट्रक्टिव पावर के क्या करता है, उसको कंट्रोल करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टॉर्म सर्ज। स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज आपको होता है, स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, स्टॉर्म सर्ज, द स्टॉर्म सर्ज इज एन एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल। क्या होता है, एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल होता है। क्या होता है स्टॉर्म सर्ज, स्टॉर्म सर्ज होता है आपका एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल नियर द कोस्ट, नियर द कोस्ट। क्या होता है स्टॉर्म सर्ज, क्या होता है, एबनॉर्मल जब राइज होता है किसका, सी लेवल का, मीन्स एबो नॉर्मल टाइड लेवल जब होती है। ठीक है, तो नियर द कोस्ट, कहाँ पे, कोस्ट के पास, काज द सेवरल ट्रॉपिकल साइक्लोन। इससे क्या होता है, सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं आपका, उसको हम कहते हैं आपका स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। तो स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, एबनॉर्मल राइज ऑफ सी लेवल नियर द कोस्ट काज्ड बाय अ सेवियर ट्रॉपिकल साइक्लोन। इसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम स्टॉर्म सर्ज कहते हैं। ठीक है, तो स्टॉर्म सर्ज में हम ये डायग्राम बना सकते हैं। ये क्या है हमारे पास, एक कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना। ठीक है, ये क्या है आपके पास, कॉन्टिनेंट है, और ये क्या है आपके पास, ओशन है। ठीक है, ये आगे आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये आगे एबाइसल प्लेन, ये आगे कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, ये आ गया आपके पास वाटर लेवल, ये नॉर्मल टाइड लेवल है, और राइज इन वाटर जब यहाँ पे होगा तो ये इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम स्टॉर्म सर्ज कहेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट कंट्रोल द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म सर्ज, जो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन में पूछे। तो सबसे पहले इसके पास कितने हैं टोटल, आपके पास हैं आपके, तो टोटल है आपके पास 4 चीज़ें हैं जिससे स्टॉर्म सर्ज क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड डिटरमाइन होता है। सबसे पहले क्या होता है आपका पास, सबसे पहले होता है आपके पास टोपोग्राफी, टोपोग्राफी से इसका होता है। दूसरा क्या होता है आपके पास, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन की वजह से होता है, और थर्ड क्या होता है आपके पास, लैटिट्यूड की वजह से देखते हैं, और नंबर 4 है एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ की और उसकी एक्सटेंट और डेप्थ कितनी है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ठीक है, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वहीं पे ही आते हैं ये। सबसे पहले टोपोग्राफी में अगर हम बात करेंगे तो स्टॉर्म सर्ज बिकम्स सेवियर इन जेंटल स्लोप। स्टॉर्म सर्ज क्या हो जाते हैं, वो स्टॉर्म सर्ज क्या बन जाते हैं, तो स्टॉर्म सर्ज बिकम्स सेवियर इन जेंटल स्लोप्स। क्या हो जाते हैं, जेंटल स्लोप जहाँ पे भी होंगे वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं स्टॉर्म सर्ज, वहाँ पे जहाँ पे भी स्टॉर्म्स ये क्या होते हैं,
सेवियर स्टॉर्म सर्ज क्या हो जाते हैं, सेवियर हो जाते हैं जहाँ पे जेंटल स्लोप होते हैं, देन द स्टीप स्लोप ना होकर जेंटल स्लोप होंगे, वहाँ पे क्या होते हैं स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। इसकी मीन्स इसकी टोपोग्राफी है की वजह से होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे हम, एग्जाम्पल इसकी है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे आपके पास उड़ीसा वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे स्टॉर्म सर्ज आते हैं। यहाँ पे क्या है आपके पास जेंटल स्लोप है और सेवियर स्टॉर्म सर्ज यहाँ पे आते हैं, ठीक है। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ उड़ीसा, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया जिसमें आप वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आता है। कौन सा कोस्ट यहाँ पे, उत्कल कोस्ट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो जेंटल स्लोप यहाँ पे स्टॉर्म सर्ज क्या होते हैं, सेवियर होते हैं। नंबर सेकंड की अगर बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन की वजह से क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन की वजह से भी क्या आता है आपके पास स्टॉर्म सर्ज आता है, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ साइक्लोन की वजह से क्या होता है, अब सुपर साइक्लोन्स कैन क्रिएट सेवियर स्टॉर्म सर्ज। अब जो सुपर साइक्लोन्स होते हैं ना, वो क्या बनाते हैं आपके सेवियर स्टॉर्म सर्ज। सुपर साइक्लोन क्या करते हैं, सुपर साइक्लोन्स कैन क्रिएट सेवियर स्टॉर्म सर्ज, मीन्स हायर टाइड्स बिगन। नंबर थर्ड क्या होता है आपके पास, नंबर थर्ड आपके पास आता है आपका लैटिट्यूड। लैटिट्यूड की वजह से भी क्या आते हैं स्टॉर्म सर्ज आते हैं। ये क्या होता है, लोअर लैटिट्यूड विल हैव हायर टाइडल बल्जेस। क्या होता है लोअर लैटिट्यूड के पास क्या होते हैं आपके पास, लोअर लैटिट्यूड विल हैव हायर टाइडल बल्जेस। लोअर लैटिट्यूड के पास हायर टाइडल बल्जेस होते हैं, हायर टाइडल बल्जेस होते हैं, क्रिएटिंग फ्रीक्वेंट स्टॉर्म सर्ज। उससे क्या होता है फ्रीक्वेंट स्टॉर्म सर्ज आते हैं, ठीक है। तो लोअर लैटिट्यूड की वजह से क्या बल्जेस होते हैं, क्रिएटिंग फ्रीक्वेंट स्टॉर्म सर्ज। नंबर फोर्थ क्या है हमारे पास, एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ की वजह से क्या आते हैं आपके पास स्टॉर्म सर्ज आते हैं, ठीक है, आते हैं आपके पास स्टॉर्म सर्ज आते हैं। तो क्या है हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंड एंड द डेप्थ ऑफ द कंटिन्यू, एक्सटेंड और डेप्थ ऑफ कंटिन्यू शेफ्ट की वजह से भी क्या आते हैं हमारे पास स्टॉर्म सर्ज आते हैं। जिससे क्या होता है वाइडर एक्सटेंट, क्या होता है वाइडर एक्सटेंट शैलो कंटिनेंट शेल्फ कैन ब्रिंग हायर मैग्नीट्यूड ऑफ द स्टॉर्म सर्ज। क्या होता है ये वाइडर एक्सटेंट अगर होगा, वाइडर एक्सटेंट बहुत ज़्यादा एक्सटेंट होगा किसका, कंटिन्यूस शेफ्ट का, और शैलो वाइडर एक्सटेंट होगा और शैलो क्या होगा कंटिनेंटल शेफ्ट होगा, मीन्स कंटिन्यूस शेफ्ट कम होगा, शैलो होगा, और एक्सटेंट क्या होगा बहुत ज़्यादा वाइडर होगा। इसे ये क्या कर सकता है, ब्रिंग कर सकता है, ब्रिंग हायर मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म सर्ज, ये हायर मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म सर्ज ला सकता है फॉर एग्जाम्पल नॉर्डिक रीजन में, इसी की वजह से आते हैं, ठीक है। तो कंक्लूजन हम इसको क्या लिखेंगे, डिस्पाइट ह्यूमोजीनियस एडवर्सरीज क्रिएटेड बाय स्टॉर्म सर्ज, डिस्पाइट homogeneous adversarial created by storm surge, despite homogeneous adversaries created by storm surge, it brings fertile oceanic oases to land and brings fish population near to shore, ठीक है। तो डिस्पाइट homogeneous adversities created by the storm surge, it brings fertile oceanic oases, to land and brings fish population near to shore, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास है हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर पे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साल्ट बज। हाँ, साल्ट बज के साथ क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एग्जामाइन द फैक्टर दैट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द साल्ट बल्स, ठीक है, और एग्जामाइन द फैक्टर दैट अफेक्ट द सैलिनिटी ऑफ द ओशन। अच्छा, टोटल साल्ट इन द ओशन वाटर, साल्ट बल्ज बोला है ना, हाँ साल्ट बजट। The total salt in the ocean water remains the same over a longer duration. Total salt in the ocean water remains the same over a longer duration is called as the, इसको हम salt budget कहते हैं of the ocean. This involves the salt cycle. ये involves करता है salt cycle. This involves the salt cycle where the salt moves from ocean to lithosphere. यहाँ से क्या होता है साल्ट मूव करता है कहाँ से, ओशन से लिथोस्फीयर, उसके बाद टू एटमॉस्फेयर और कम्स बैक टू द ओशन, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, साल्ट बजट कहते हैं। तो साल्ट बजट क्या होता है, टोटल साल्ट जो ओशन में रहता है, ओशन वाटर में रहता है, कहाँ पे रिमेन द सेम रहता है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहता है, उसको हम साल्ट बजट कहते हैं, साल्ट बजट ऑफ द ओशन। इसमें इन्वॉल्व क्या होते हैं, साल्ट साइकिल इन्वॉल्व होता है, जिसमें क्या आता है आपका साल्ट जो मूव करता है फ्रॉम ओशन से लिथोस्फीयर से एटमॉस्फेयर से वापस बैक ओशन में थ्रू एवापोरेशन। अब अगर हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन, कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, सैलिनिटी ऑफ ओशंस को।
उसमें सबसे पहले क्या आता है आपका इवापोरेशन आता है, इवापोरेशन। नंबर सेकंड में आता है आपका फ्रेश वाटर फ्लो का इन्फ्लक्स जो होता है, और नंबर थर्ड पे आता है आपका टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से भी होता है, और नंबर फोर्थ पे होता है आपका ओशन करंट्स की वजह से होता है, और नंबर फिफ्थ पे आता है आपका प्रेसिपिटेशन की वजह से, और नंबर सिक्स पे आता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब स्टेप्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किसमें, 6 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं आपके फैक्टर्स अफेक्टिंग द सैलिनिटी ऑफ ओशन पे। सबसे पहले अगर बात करेंगे हम इवापोरेशन की बात करेंगे। इवापोरेशन में क्या होता है कि इवापोरेशन में आपका सॉरी, इवापोरेशन में क्या होता है, तो इवापोरेशन में आपका क्या होता है कि जैसे गिव मी सेकेंड, इवापोरेशन में क्या होता है, इवापोरेशन से क्या होता है, तो इवापोरेशन से आपका होता है इवापोरेशन से क्या होता है कि ग्रेटर इवापोरेशन, ठीक है, ग्रेटर द इवापोरेशन सैलिनिटी इज हायर, जितनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी उतनी ज़्यादा सैलिनिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाती है। ठीक है, ग्रेटर द इवापोरेशन सैलिनिटी इज हायर। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी, एग्जाम्पल अगर हम मेडिटेरियन सी की देखेंगे तो वहाँ पे भी क्या है, सबसे पहले स्टेप क्या होता है आपका इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन में क्या होता है, अगर ग्रेटर जितनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपका हायर द सैलिनिटी। फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी। नंबर सेकेंड इज इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्लो इन्फ्लक्स जो होता है। ठीक है, तो सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन कोस्टल रीजन। सरफेस सैलिनिटी जो है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस कहाँ पे होती है, आपके कोस्टल रीजन पे बाय द फ्रेश वाटर फ्लो की वजह से, फ्रॉम रिवर्स एंड इन पोलर रीजन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थाइंग ऑफ आइस। कोस्टल रीजन में क्या होता है, कोस्टल रीजन में आपका रिवर्स, ठीक है, फ्रेश वाटर आता है आपका, फ्रेश वाटर फ्लो कहाँ से, रिवर से होता है, एंड फ्रेश वाटर फ्लो होता है कहाँ से, रिवर से, तो वहाँ पे सैलिनिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और नंबर सेकंड में क्या होता है, अगर पोलर रीजन की बात करेंगे तो वहाँ पे फ्रीजिंग एंड थाविंग ऑफ आइस की वजह से भी क्या होता है आपका ये सैलिनिटी हाई हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेश वाटर फ्लो इन्फ्लक्स की वजह से भी क्या हो जाता है आपका सैलिनिटी, सरफेस सैलिनिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस इन कोस्टल रीजन बाय द फ्रेश वाटर फ्लो इन्फ्लक्स फ्रॉम रिवर्स एंड इन पोलर रीजन की अगर बात करेंगे तो प्रोसेस ऑफ फ्रीजिंग एंड थाइंग ऑफ आइस की वजह से भी क्या होता है आपका फ्रेश वाटर फ्लो का इन्फ्लक्स की वजह से क्या होता है सैलिनिटी हाई हो जाती है, इफेक्ट हो जाती है किसकी, ओशंस की। ठीक है, अब नंबर सेकंड, अगर इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल में हमारे पास आता है आपका बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या होता है, इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, इनफ्लो ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स, लो सैलिनिटी क्या होता है, लो, उसकी वजह से क्या होती है, लो सैलिनिटी हो जाती है। और आर्कटिक ओशन की अगर हम बात करेंगे इसे बिकॉज ऑफ द थाइंग ऑफ आइस की वजह से। ठीक है, नंबर थर्ड में आता है आपका टेम्परेचर और डेंसिटी ना, देखो नंबर फर्स्ट में हमने इवापोरेशन, नंबर सेकंड में हमने बोला कि फ्रेश वाटर फ्लो इनफ्लक्स, और नंबर थर्ड में हम बोल रहे हैं कि किसकी वजह से, टेम्परेचर एंड डेंसिटी की वजह से भी इफेक्ट होता है किसका, सॉल्ट ओशन वाटर सैलिनिटी का, ओशन वाटर की सैलिनिटी भी क्या होता है, इफेक्ट होता है। अच्छा, आर इंटररिलेटेड, टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर क्या है, इंटररिलेटेड है विद सैलिनिटी। टेम्परेचर एंड डेंसिटी आर इंटररिलेटेड विद, ये क्या है, इंटररिलेटेड होते हैं किसके साथ, विद सैलिनिटी के साथ। मीन्स हायर टेम्परेचर्स आर लेस डेंस मीन्स लो सैलिनिटी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, हायर द टेम्परेचर आर लेस डेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, और सैलिनिटी भी क्या होगी, लो होगी। मीन्स डेंसिटी और टेम्परेचर और डेंसिटी की वजह से भी किस पे, ओशन की सैलिनिटी पे क्या बढ़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो अभी तक हमने 3 प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले हमने इवापोरेशन देखा कि इवापोरेशन के साथ इवापोरेशन की वजह से क्या होता है, जितनी ज़्यादा इवापोरेशन होगी उतना ज़्यादा क्या होगा आपका सैलिनिटी हाई हो जाएगी, जिसमें हम एग्जांपल पढ़े किसी मेटेरियल की। नंबर सेकंड में हमने बोला फ्रेश वाटर फ्लो इनफ्लक्स, जिसमें हमने बोला कि सरफेस की सैलिनिटी जो वो होती है वो ग्रेटली किस पे इन्फ्लुएंस करती है, आपकी कोस्टल रीजन पे किस पे इन्फ्लुएंस करती है, आपकी फ्रेश वाटर फ्लो इनफ्लक्स की वजह से जो रिवर से आती है, और पोलर रीजन में किसकी वजह से होता है, फ्रीजिंग और थाइंग ऑफ आइस की वजह से। उसके हमने बे ऑफ बंगाल की एग्जांपल देखी जहाँ पे क्या इन्फ्लक्स ऑफ रिवर्स होते हैं, फ्रेश वाटर होता है, उससे क्या होता है आपका सैलिनिटी लो हो जाती है। और आर्कटिक ओशन में हमने क्या बोला था कि आर्कटिक ओशन में किसी थाइंग ऑफ एंड फ्रीजिंग ऑफ एयर से, आइस से होता है। और नंबर थर्ड में हमने बोला कि टेम्परेचर डेंसिटी की वजह से, टेम्परेचर डेंसिटी की वजह से हमने क्या बोला कि टेम्परेचर डेंसिटी क्या होते हैं आपस में इंटररिलेटेड होते हैं, जितने ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा डेंसिटी क्या होगी,
उस उतना ज़्यादा क्या होता है, डेंसिटी कम होगी, मीन लेस डेंस होगा वो, और लो सैलिनिटी होगी। ठीक है। नंबर 4 इज ओशन करंट। देखो ओशन करंट की वजह से भी क्या होता है आपका, ओशन की सैलिनिटी भी क्या होगा, इफेक्ट पड़ता है। द वार्म करंट्स नियर द इक्वेटोरियल रीजन पुश अवे द साल्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशंस एंड एक्युमुलेट नियर द वेस्टर्न मार्जिन। क्या करते हैं कि ओशन करंट जो होती हैं, जैसे वार्म ओशन करंट्स जो होती हैं कहाँ पे, इक्वेटर के पास होती हैं वार्म ओशन करंट्स कहाँ पे होती हैं, वार्म ओशन करंट्स नियर द इक्वेटोरियल रीजन पुश क्या करती हैं अवे द साल्ट्स फ्रॉम द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ ओशंस एंड एक्युमुलेट नियर द वेस्टर्न मार्जिन। कहाँ पे एक्युमुलेट करते हैं, वेस्टर्न मार्जिन पे एक्युमुलेट करते हैं। ओशन करंट्स इन टेम्परेट रीजन, ओशन करंट जो होते हैं कहाँ के, टेम्परेट रीजन्स की जो होते हैं ओशन करंट्स होते हैं, इंक्रीज द सैलिनिटी। वो सैलिनिटी कैसे इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द सैलिनिटी, इंक्रीज द सैलिनिटी। ओशन करंट्स नियर द टेम्परेट रीजन इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर नियर द ईस्टर्न मार्जिन। अच्छा, ओशन करंट जो होती हैं आपकी कौन सी, टेम्परेट रीजन की, वो सैलिनिटी को कहाँ पे इंक्रीज करते हैं, ईस्टर्न मार्जिन पे। और वार्म ओशन करंट जो इक्वेटोरियल रीजन पे होते हैं, ये यहाँ से इसको ले जाते हैं कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन पे। ऐसे ये प्रोसेस चलता है। इट मीन्स कि ओशन करंट्स की वजह से भी टेम्परेचर की सैलिनिटी पे, सॉरी ओशन की सैलिनिटी पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर हम गल्फ स्ट्रीम की बात करेंगे तो गल्फ स्ट्रीम में इन नॉर्थ, गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चलती है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में चलती है। ये क्या करती है, इंक्रीज़ करती है किसको, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर को। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर को भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। ठीक है, कौन, गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम कहाँ पे है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। गल्फ स्ट्रीम आपकी नॉर्थ अटलांटिक ओशन में इंक्रीज़ करती है सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर के। नंबर 5 आपके पास है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एग्जाम्पल इक्वेटोरियल रीजन, लो सैलिनिटी। प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इक्वेटोरियल रीजन की वजह से क्या होता है, आपकी लो सैलिनिटी तो किसकी वजह से, प्रेसिपिटेशन की वजह से होता है। नंबर 6 में आता है आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड विंड डायरेक्शन की वजह से भी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड डायरेक्शन की वजह से भी क्या होता है आपके पास, ओशन की सैलिनिटी पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड डायरेक्शन की वजह से क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन विद स्टेबल एयर एंड हाई टेम्परेचर इंक्रीज द सैलिनिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर। क्या करता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन होती है विद स्टेबल एंड हाई टेम्परेचर होगा, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी सैलिनिटी ऑफ द वाटर सरफेस को। ठीक है, क्या करते हैं, स्टेबल एयर होगा, क्या होगा, विद स्टेबल एयर होगा, हाई टेम्परेचर होगा। ठीक, ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसी को, सैलिनिटी ऑफ द वाटर ओशन को ये इंक्रीज करते हैं। क्यों, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और विंड डायरेक्शन, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन के टाइम पे। विंड आल्सो इन्फ्लुएंस, विंड किससे इन्फ्लुएंस और होती है, सैलिनिटी ऑफ एन एरिया से भी इन्फ्लुएंस होती है बाई ट्रांसफरिंग वाटर टू अदर एरियाज। विंड से क्या होता है कि वाटर एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर हो जाता है, जिससे क्या होता है, सैलिनिटी भी इफेक्ट पड़ती है। रीजन्स ऑफ हाई सैलिनिटी कोइंसाइड विद हाई प्रेशर। रीजन जो होते हैं कहाँ हाई सैलिनिटी की होते हैं, वो कोइंसाइड क्या करते हैं, हाई प्रेशर के साथ कोइंसाइड करते हैं। हाई प्रेशर सेल्स के साथ कोइंसाइड करते हैं। वेयर देयर इज़ हार्डली एनी रेन, वहाँ पे कोई भी रेन, हार्डली कोई रेन होती है वहाँ पे। एंड सब्सिडाइजिंग ड्राई विंड्स काज लॉट्स ऑफ इवापोरेशन। ठीक है, तो क्या है, तो क्या पढ़ा हमने कि रीजन्स ऑफ हाई सैलिनिटी कोइंसाइड। कंक्लूजन में हम क्या बोलेंगे, रीजन्स ऑफ हाई सैलिनिटी विद हाई प्रेशर, रीजन्स ऑफ हाई सैलिनिटी coincide with high pressure cells. Regions of high salinity coincide with high pressure cells where there is hardly any rain and subsidizing dry winds cause a lot of evaporation. अब ये मैप हम दिखा सकते हैं कि मैप पे ये है आपके पास नॉर्थ अमेरिका, ये आ गया साउथ अमेरिका, और ये आ गया आपके पास अफ्रीका। इसमें हम दिखा सकते हैं कि कहाँ कहाँ से आपके पास साल्ट बजट को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक वाला, उसके बाद सॉरी नॉर्थ अटलांटिक नहीं, ये पैसिफिक है। उसके बाद आता है आपका ये वाला पोर्शन है ना, यहाँ पे क्या है आपके पास, साल्ट बजट ज़्यादा है, और यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैप में इसको हम दिखा सकते हैं। ठीक, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोलता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज। साइक्लोन्स और टोर्नेडोज का बीच में क्या बोला आपके पास, डिफरेंस बोलो इन टर्म्स ऑफ अकरेंस की टर्म्स से। डू यू फाइंड अ डिफरेंस बिटवीन द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द साइक्लोन्स एंड टोर्नेडो। आप ग्लोबल ये डिफरेंस आपको मिलता है, ये वर्ल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन में बात करेंगे तो। ठीक है, चलो हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमारे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है कि साइक्लोन और टोर्नेडो के बीच में डिफरेंस बोलो, उसके बाद हमें क्या बोलो कि वेरिएशन ऑफ अकरेंस बोलो। ठीक है, अच्छा अगर आपने कोई फाइंड किया होगा इसमें, तो
सबसे पहले हम साइक्लोन की बात करेंगे। साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन इज एन एग्जांपल ऑफ एटमॉस्फेरिक सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय द रैपिडली स्विरलिंग ऑफ एयर मासेस अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर। क्या होता है आपका साइक्लोन? क्या होता है? साइक्लोन इज एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम। क्या होता है साइक्लोन? एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है जो कैरेक्टराइज इससे होता है बाय रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस। रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस से क्या होता है आपके पास है? रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस, रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस, रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास साइक्लोन? क्या होता है? साइक्लोन इज एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम। क्या होता है साइक्लोन? एक एटमॉस्फेरिक सिस्टम होता है जो कैरेक्टराइज किससे होता है? बाय रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर, अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर। ठीक है, तो क्या होता है साइक्लोन? साइक्लोन इज एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम, साइक्लोन इज एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम कैरेक्टराइज बाय द रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस अराउंड अ लो प्रेशर सेंटर। उसके बाद टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो आपके पास होता है इज अ स्पाइनिंग कॉलम। क्या होता है आपके पास? टोर्नेडो स्पाइनिंग कॉलम होता है। इज अ टोर्नेडो इज अ स्पाइनिंग कॉलम ऑफ एयर, स्पाइनिंग कॉलम ऑफ एयर विद फनल शेप डाउनवर्ड एक्सटेंशन, विद फनल शेप डाउनवर्ड एक्सटेंशन। तो क्या होता है आपके पास टोर्नेडो? टोर्नेडो आपके पास होता है कि टोर्नेडो इज अ स्पाइनिंग कॉलम ऑफ एयर, स्पाइनिंग कॉलम ऑफ एयर विद फनल शेप डाउनवर्ड एक्सटेंशन। टोर्नेडो क्या होता है? सॉरी, टोर्नेडो क्या होता है? टोर्नेडो होता है आपका स्पाइनिंग कॉलम, टोर्नेडो इज स्पाइनिंग कॉलम ऑफ एयर विद फनल शेप डाउनवर्ड एक्सटेंशन। और आपके पास साइक्लोन क्या होता है? साइक्लोन आपके पास होता है एटमॉस्फेयर इज एन एटमॉस्फेरिक सिस्टम कैरेक्टराइज बाय रैपिडली स्विरलिंग एयर मासेस अराउंड लो प्रेशर सेंटर। अच्छा, ये फॉर्म कहाँ पे होते हैं? फाउंड बाय इंटेंस हीटिंग। किससे कैसे ये फाउंड? इंटेंस हीटिंग की वजह से होते हैं। ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस ऑफ सी वाटर होना चाहिए। उसके बाद क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम। ये क्रिएट क्या करते हैं? लो प्रेशर, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम। और ये टोर्नेडोज कैसे फॉर्म होते हैं? फॉर्म ड्यू टू द कोलिजन ऑफ बिटवीन कोल्ड एंड हॉट एयर की वजह से ये फॉर्म होते हैं। ये कैसे फॉर्म होते हैं? ये होते हैं इंटेंस हीटिंग, ग्रेटर देन 27 डिग्री सी वाटर होना चाहिए, सी वाटर का टेम्परेचर होना चाहिए, क्रिएटिंग अ लो प्रेशर सिस्टम, तब जाके ये साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं। नंबर थर्ड में बोलता है कि फॉर्म्ड इन ओशन सीज वाटर ओनली। जो साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? सिर्फ कहाँ पे बनते हैं? ओशन सीज में ही बनते हैं, ओशन और सीज में ही जितने बनते हैं। ओशन सीज मीन्स वाटर ओनली, ओनली वाटर में बनते हैं क्या? साइक्लोन्स। अच्छा, टोर्नेडोज कहाँ पे बनते हैं? बोथ वाटर एंड लैंड, बोथ वाटर एंड लैंड दोनों जगह पे क्या बनते हैं? टोर्नेडोज बनते हैं। नंबर 4 में बोलता है दे हैव अ वाइड सरकमफ्रेंसेस। साइक्लोन्स का क्या होता है? वाइड सरकमफ्रेंसेस होता है, दे हैव अ वाइड सरकमफ्रेंसेस। लेकिन टोर्नेडोज का जो होता है वो क्या होता है आपका? स्मॉलर डायमीटर होता है। क्या होता है इनका? स्मॉलर डायमीटर। नंबर 5 में बोलता है कि फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स निम्बस एंड क्यूमुलो निम्बस विद थंडर क्लाउड। ये क्या करते हैं? साइक्लोन्स क्या बनाते हैं आपके पास? निम्बस क्लोड्स बनाते हैं, जिसमें आपके निम्बस क्लोड्स होते हैं और कौन से होते हैं आपके? क्यूमुलो निम्बस क्लोड्स और क्यूमुलो निम्बस क्लोड्स बनाते हैं आपके पास कौन? साइक्लोन विद थंडरस्टॉर्म। लेकिन टोर्नेडोज क्या बनाते हैं आपके? टोर्नेडोज आपके बनाते हैं ये क्लोड फॉर्मेशन बहुत कम करते हैं एंड लो इंटेंसिटी थंडरस्टॉर्म एंड लाइटनिंग करते हैं। क्या करते हैं? लेस क्लोड फॉर्मेशन करते हैं और क्या करते हैं? लो इंटेंसिटी थंडर एंड लाइटनिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है नंबर 6 में रीजन ऑफ अकरेंस इन ट्रॉपिकल बेल्ट। रीजन्स ऑफ अकरेंस कहाँ पे है इनका? साइक्लोन्स का ट्रॉपिकल बेल्ट में कहाँ पे? 5 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में ये बनते हैं। लेकिन टोर्नेडोज कहाँ बनते हैं? टोर्नेडोज रीजनल होते हैं। क्या होते हैं? रीजनल एंड लोकल होते हैं इन कैरेक्टर। गल्फ ऑफ मैक्सिमम में बनते हैं, फ्लोरिडा नॉर्थ ईस्ट एंड यूएसए में बनते हैं। यूजुअली इन मिड लैटिट्यूड, यूजुअली कहाँ पे होते हैं? मिड लैटिट्यूड में बनते हैं। नंबर 7 की अगर हम बात करें तो इनका जो एक्सटेंट होता है, क्या होता है इनका एक्सटेंट? लास्ट साइक्लोन्स का जो एक्सटेंट होता है लास्ट कब तक रह सकते हैं? वीक्स तक रह सकते हैं, या एक्सटेंड फॉर अ मंथ, एक मंथ तक भी रह सकते हैं। लेकिन जो आपके पास टोर्नेडोज होते हैं, टोर्नेडोज का एक्सटेंशन जो होता है, एक्सटेंड कब तक होते हैं? ये एक दिन तक रह सकते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा 2 शॉर्ट लिव, या इससे भी कम ही आ सकते हैं, रह सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन इन अक्रेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि टोर्नेडोज और साइक्लोन्स कहाँ कहाँ बनते हैं। ये हमारे पास क्या है आपके पास? ये है आपके टोर्नेडोज अफेक्टेड एरिया। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका में। उसके बाद ये वाली भी आ गया आपके पास टोर्नेडोज अफेक्टिंग एरिया, ये वाले और ये वाले, ये टोर्नेडोज अफेक्टिंग एरिया। और ये वाले आ गए आपके पास कौन से? ये वाले आ गए आपके पास, ये वाले और ये वाले और ये वाले आ गए आपके पास, और ये वाले मेडागास्कर, ये अफ्रीका है। ठीक है, या इंडिया है यहाँ पे, ये श्रीलंका है,
और यहाँ से ये आ गया आपके पास, ये अंडमान निकोबार, ये आ गया आपके पास साइक्लोन अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब बात करते हैं वेरिएशन ऑफ अकरेंस। वेरिएशन ऑफ अकरेंस में क्या है हमारे पास, टोर्नेडोज आकर बियॉन्ड 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर। टोर्नेडोज कहाँ पे बनते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ मीन मिड लैटिट्यूड में बनते हैं। हमने क्या बोला था, टोर्नेडोज कहाँ पे बनते हैं, मिड लैटिट्यूड में बनते हैं, तो इट मीन्स कहाँ पे बनते हैं, 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर में बनते हैं, बोथ इन द लैंड एंड सी, लैंड और सी दोनों में बनते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स, कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स की वजह से इन्फ्लुएंस ऑफ कॉन्टिनेंटल इंटीरियर्स। रीजन क्या है इनके पास, गल्फ ऑफ मैक्सिको में बनते हैं, वेस्टर्न यूरोप में बनते हैं, अटलांटिक नियर अटलांटिक कोस्ट पे बनते हैं ऑफ नॉर्थ सी, और वेस्टर्न और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में दोनों जगह पे क्या बनते हैं आपके पास, टोर्नेडोज बनते हैं। गल्फ ऑफ मैक्सिको, वेस्टर्न यूरोप, नियर अटलांटिक कोस्ट ऑफ नॉर्थ सी और वेस्टर्न एंड ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में बनते हैं। लेकिन साइक्लोन्स क्या है, लिमिटेड होते हैं, 5 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में होते हैं। क्या होते हैं, 5 से 20 डिग्री नॉर्थ 5 से 20 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ इक्वेटर इन कोस्टल रीजन्स ऑफ इंडिया। कहाँ कहाँ बनते हैं, इंडिया में बनते हैं, म्यांमार में बनते हैं, बांग्लादेश में बनते हैं, इंडोनेशिया में बनते हैं। ठीक है, इंडिया, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद वियतनाम में बनते हैं, और फिलीपींस एटसेट्रा। ये यहाँ पे क्या बनते हैं आपके पास, साइक्लोन्स बनते हैं, वेरिएशन ऑफ अकरेंस की। नेक्स्ट लास्ट में हम कंक्लूजन हम क्या लिखेंगे इसको, सो साइक्लोन्स एंड टर्नेडोज आर एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल वेदर इवेंट्स। क्या है, साइक्लोन्स एंड टर्नेडोज आर एन, क्या है, किसके एग्जांपल्स हैं, अनस्टेबल वेदर इवेंट्स की एक एग्जांपल है। क्या है, सो साइक्लोन्स एंड टर्नेडोज आर एन एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल वेदर इवेंट्स विच इज़ गेटिंग इंटेंसिफाई, जो किससे इंटेंसिफाई हो रहे हैं, विद क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहे हैं, इंटेंसिफाई हो रहे हैं। बोथ डिपेंड्स ऑन द प्रेशर वेरिएशन, किस पे, दोनों डिपेंड किस पे करते हैं, प्रेशर वेरिएशन पे डिपेंड कर रहे हैं, एंड फैक्टर्स इंक्लूडिंग वर्टिकल विंड शेयर एंड टेम्परेचर की वजह से हो रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कंक्लूजन में इसको, साइक्लोन जो फॉर्म होते हैं, साइक्लोन्स और टोर्नेडो जो फॉर्म होते हैं कैसे होते हैं, साइक्लोन्स एंड टोर्नेडोज किसी एग्जांपल होते हैं आपके पास, अनस्टेबल वेदर इवेंट्स की एग्जांपल होते हैं, जिससे किससे गेटिंग इंटेंसिफाइड विद द क्लाइमेट चेंज की वजह से इंटेंसिफाई हो रहे हैं, और बोथ डिपेंड्स ऑन किस पे डिपेंड होते हैं, प्रेशर वेरिएशन पे डिपेंड एंड अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, इंक्लूडिंग वर्टिकल विंड शेयर एंड टेम्परेचर। ठीक है, so cyclones and tornadoes are an example of the unstable weather events which is getting intensified with the climate change, unstable weather event which is getting intensified with the climate change. Both depends on किस पे डिपेंड करते हैं, both depends on pressure variations and other factors, which includes vertical wind shear and temperature. नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोलता है कि इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 5 में बोलता है हाउ ओशन करंट्स ओरिजिनेट, डिस्कस हाउ ओशन करंट्स इम्पैक्ट ट्रेड एंड कॉमर्स। ओशन करंट्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, उसके बाद हमने डिस्कस क्या करना है, हाउ ओशन करंट जो है वो इम्पैक्ट करती हैं किसको, ट्रेड एंड कॉमर्स को कैसे इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो चलो तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ ओशन करंट्स ओरिजिनेट, और उसके बाद बोल रहा है कि ओशन करंट्स कैसे ओरिजिनेट होते हैं, और फिर हमें बोल रहा है कि इसका ओशन करंट्स क्या इम्पैक्ट, क्या करंट्स, ओशन करंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, ट्रेड और कॉमर्स में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम इसको। तो ओशन करंट्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स आर लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर। क्या होती हैं, ओशन करंट्स क्या होती हैं आपकी, लार्ज मासेस ऑफ सरफेस वाटर होती हैं, दैट सर्कुलेट्स इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशंस, तो अगर हमें ओशन करंट्स को डिफाइन करना होगा कि ओशन करंट्स क्या होती हैं, ओशन करंट्स होती हैं आपके पास लार्ज मास, ओशन करंट्स आर लार्ज masses of surface water that circulate in regular patterns around the ocean. Ocean currents are large masses of surface water. Ocean currents are large masses of surface water that circulates in regular patterns around the ocean. Ocean currents are large masses of surface water that circulates in regular patterns around the
Ocean currents are large masses of surface water. Ocean currents are large masses of surface water that circulate in irregular patterns around the ocean. Ocean currents क्या होते हैं? Large mass of surface water. Ocean currents are large mass of surface water. Ocean currents क्या होते हैं? Large mass of surface water that circulate करते हैं कहाँ पे? Regular patterns around the ओशन. नंबर फिर उसके बाद बोलता है कि फैक्टर्स बिहाइंड द ओरिजिन. इसके फैक्टर्स क्या हैं? इसके ओरिजिन के बिहाइंड क्या फैक्टर्स हैं? नंबर फर्स्ट है आपके पास प्लेनेटरी इवेंट्स. प्लेनेटरी इवेंट्स में क्या होते हैं? एग्जांपल होती है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स मूव नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट. प्लेनेटरी इवेंट. नंबर सेकंड पे आता है आपको टेम्परेचर बिहाइंड द ओरिजिन. ठीक है. उसके बाद सैलिनिटी. उसके बाद आता है आपके पास अर्थ रोटेशन की वजह से ये बनते हैं, ओशन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं. और नंबर फिफ्थ है आपके पास लैंड की वजह से. और ठीक है, तो 5 फैक्टर्स हैं हमारे पास जिससे क्या होता है आपके पास ओशन करंट्स ओरिजिनेट होते हैं. सबसे पहले ओशन करंट्स होती क्या है? ओशन करंट्स आपकी लार्ज मास ऑफ सरफेस वाटर होता है जो सर्कुलेट करता है इन रेगुलर पैटर्न्स अराउंड द ओशन में. फैक्टर्स बिहाइंड द ओरिजिन. अब फैक्टर्स क्या है इसकी ओरिजिन में? सबसे पहले आप फैक्टर प्लेनेटरी इवेंट्स की वजह से क्या ओशन करंट्स बनते हैं. सबसे पहले क्या होता है? एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट ट्रेड, जिसके एग्जांपल क्या है आपके पास? नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स है. ये क्या करती है? मूव करती है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फ्लोरिडा करंट, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोरिडा करंट कहते हैं. नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जिसको हम फ्लोरिडा करंट कहते हैं. गल्फ स्ट्रीम टू सोथर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए. कहाँ पे? सोथर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट ऑफ यूएसए. नंबर सेकंड क्या पास आपके पास होता है? आपके पास क्या होता है? नंबर फर्स्ट है प्लेनेटरी इवेंट्स. नंबर सेकंड पे आपके पास टेम्परेचर क्या करता है? वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर में लाइटर जो होता है राइजेस एंड मूव टुवर्ड्स पोल. क्या करता है? वार्म वाटर फ्रॉम इक्वेटर जो लाइटर होता है वो राइज करता है कहाँ के लिए? मूव टुवर्ड्स द पोल के लिए मूव करता है. कोल्ड वाटर फ्रॉम पोल्स डेंसर जो होता है आपके पास सिंक्स एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर. ठीक है. नंबर थर्ड इज सैलिनिटी. सैलिनिटी की वजह से क्या होता है? मोर सैलिन वाटर विद हायर डेंसिटी. मोर सैलिन वाटर होगा तो डेंसिटी क्या होगी? सबसे ज़्यादा हायर होगी. फ्लो एट बॉटम टू वाटर ऑफ लो सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा. ठीक है. मोर सैलिनिटी ऑफ वाटर विद हाई डेंसिटी फ्लो एट बॉटम टू वाटर ऑफ लो सैलिनिटी एंड वाइस वर्सा. नंबर फोर्थ में क्या होता है? अर्थ रोटेशन की वजह से क्या होता है? क्रॉलिशियस फोर्स जो होती है वो डिफ्लेक्ट करती है किसमें? क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और एंटी क्लॉकवाइज करती है सदर्न हेमिस्फीयर. अर्थ रोटेशन में क्या होता है कि जो हमारे पास क्रॉलिशियस फोर्स होती है वो क्या करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करती है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज फ्लो करती है और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करती है. ठीक है. इससे भी इफेक्ट क्या पड़ता है? किसी ओशन करंट्स पे इफेक्ट पड़ता है. नंबर फिफ्थ आपके पास है लैंड की वजह से क्या होता है कि लैंड ऑब्स्ट्रक्ट्स एंड डाइवर्ट्स अ करंट. लैंड क्या करती है? ऑब्स्ट्रक्ट करती है और डाइवर्ट करती है किसको? करंट पे. ठीक है. जैसे यहाँ पे कोस्ट है, यहाँ पे करंट आई, ठीक है, वाटर आया यहाँ पे, तो यहाँ से इसने क्या कर दिया? वापस इसको बैक करता है. तो लैंड की वजह से भी क्या ओशन करंट्स पे क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है. मीन्स लैंड ऑब्स्ट्रक्ट एंड डाइवर्ट्स अ करंट. फॉर एग्जाम्पल TCP ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑफ सोदर्न चिली डाइवर्ट्स पार्ट ऑफ द वेस्ट विंड ड्राफ्ट नॉर्थवर्ड्स. कहाँ के लिए? नॉर्थवर्ड के लिए एज पेरिवियन, जिसको हम पेरिवियन करंट कहते हैं. ठीक है. तो ये थे सब फैक्टर्स के जो इन्वॉल्व थे किसमें आपके पास? बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ ओशन करंट्स. अब हम बात करते हैं कि ओशन करंट्स का इम्पैक्ट क्या पड़ता है किस पे? ट्रेड और कॉमर्स में. सबसे पहले क्या हमारे पास? अगर फिशिंग की बात करेंगे, फिशिंग में क्या होता है कि मिक्सिंग ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स. मिक्सिंग जब होती है किसी कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स की, बियर द रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड. क्या बनाते हैं वो? रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड बनाते हैं. ठीक है. फिशिंग के लिए सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशन करंट्स मिलती हैं, वो रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड बनाती हैं. इससे इंपैक्ट कैसे बढ़ता है? ट्रेड एंड कॉमर्स में. ट्रेड से फिशिंग ज़्यादा होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आता है ग्रेट बैंक्स इन फॉन्डलैंड, कोल्ड लेब्राडोर प्लस वार्म गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे मिलती हैं. ये क्या बनाती है? ग्रेट बैंक्स इन न्यूफाउंडलैंड में मिलती हैं. ये ग्रेट फिशिंग जोन इन द वर्ल्ड बनाती है यहाँ पर. नंबर सेकंड आपके पास आता है प्लेसेस अलॉन्ग कोल्ड करंट्स आर अनसूटेबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फॉर्म्स डेजर्ट. फॉर एग्जाम्पल अटाकामा डेजर्ट इन पेरू. ठीक है. प्लेसेस जो होती हैं अलॉन्ग द कोल्ड करंट, प्लेसेस जो होती है कोल्ड करंट्स के अलॉन्ग जो होती हैं वो क्या होती है? अनसूटेबल होती हैं किसके लिए? फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए. क्यों? एंड और क्या बनाती है? वो डेजर्ट को क्योंकि वहाँ पे क्या वो डेजर्ट्स को बनाती हैं. फॉर एग्जाम्पल अटाकामा डेजर्ट जो है क्या कहाँ पे है? पेरू के पास है. तो ये किसकी वजह से है आपके पास? कोल्ड करंट की वजह से होता है सब.
नंबर थर्ड इज नेविगेशन। नेविगेशन में क्या होता है, शिप्स यूजुअली फॉलो द रूट्स एडेड बाय द ओशन करंट। शिप्स जो यूजुअली जो फॉलो रूट करती है वो किसका रूट फॉलो करती है, तो वो रूट आपका फॉलो करती है, वो कौन सा रूट फॉलो करती है आपका, शिप्स यूजुअली फॉलो द रूट्स एडेड बाय द ओशन करंट्स की रूट को फॉलो करते हैं। जैसे सरगासो सी ऑब्स्ट्रक्ट नेविगेशन, सरगासो सी क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है किसको, नेविगेशन को। नंबर फोर्थ इज फ्लाइट मूवमेंट। फ्लाइट मूवमेंट क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल नॉर्वेजियन करंट दैट कीप्स ओशन नॉर्वे नॉर्थ ऑफ नॉर्वे, ओशन को क्या रखता है, नॉर्थ ऑफ नॉर्वे रखता है, फ्री फ्रॉम द आइस फ्रॉम मूवमेंट ऑफ कार्गो। ठीक है, तो फ्री फ्लाइट मूवमेंट से क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्वेजियन करंट अगर हम की बात करेंगे तो ये क्या करता है, ओशन को नॉर्थ ऑफ नॉर्वे से, ओशन नॉर्थ ऑफ नॉर्वे में जो होता है वो फ्री फ्रॉम आइस होता है फॉर द मूवमेंट ऑफ कार्गो की मूवमेंट के लिए, किसकी वजह से होता है, ये नॉर्वेजियन करंट्स की वजह से होता है। नंबर 5 की अगर हम बात करें, नंबर 5 में आपके पास आता है वार्म ओशन करंट। वार्म ओशन करंट्स क्या होता है, ये पाइल अप वार्म वाटर करती है इन ट्रॉपिक्स, ये क्या करती है, ट्रॉपिक्स में क्या करती है, तो पाइल अप करती है वार्म वाटर को एंड लीडिंग ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या उससे क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है, अफेक्टिंग द जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जिससे क्या होता है, जनरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पे क्या होता है, इफेक्ट पड़ता है। इसमें हमने दोनों हमने देखे कौन से, नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों देखे हमने इसमें। ठीक है, किसके, आपके किसे देखें, ओशन करंट्स के जो इम्पैक्ट पड़ता है किसके, ट्रेड एंड कॉमर्स में। उसकी इसके अलावा भी और भी इसके फैक्टर्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे। बाकी इतने 5 फैक्टर्स अभी हमारे पास बहुत क्या है, बहुत हैं अभी। ठीक है, सबसे पहले क्या, फिशिंग। फिशिंग पे क्या पड़ता है, नंबर सेकंड हमने बोला कोल्ड करंट की वजह से क्या होता है, नेविगेशन की वजह से फ्लाइट मूवमेंट और वार्म ओशन करंट। अब हम कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंडिंग ओशन करंट्स। अंडरस्टैंडिंग ओशन करंट इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट मैरीटाइम ट्रेड। Understanding ocean current is crucial for efficient maritime trade, suitable resources management and climate resilience. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारे पास 6 है, जिसमें हम बोलते हैं व्हाट इज एयर मास, हाउ डज इट गेट फॉर्म, ये बनता कैसे है, उसके बाद क्या बोलता है, इन व्हाट वेज डज इट अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट कंडीशन। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि व्हाट इज़ एयर मास, एयर मास क्या होता है, उसके बाद बोलता है ये कैसे बनता है, उसके बाद बोलता है कि हाउ इन व्हाट वेज डज इट अफेक्ट द लोकल क्लाइमेट कंडीशन को कैसे ये अफेक्ट करता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एयर मास, एयर मास क्या होता है, एयर मास इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। एयर मास क्या होता है, एयर मास होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है, क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है कहाँ पे, एटमॉस्फेयर, दैट इज मोस्टली यूनिफॉर्म इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जो क्या होता है मोस्टली यूनिफॉर्म होते हैं किसके लिए, टेम्परेचर और मॉइस्चर के लिए। एयर मास क्या होता है, एयर मास इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है इन द एटमॉस्फेयर दैट इज मोस्टली यूनिफॉर्म इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। यूनिफॉर्म होता है क्या, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पे क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। क्या होता है एयर मास, एयर मास एक लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर होता है इन द एटमॉस्फेयर दैट इज मोस्टली यूनिफॉर्म, क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, मोस्टली क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है कहाँ पे, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में। फॉर्मेशन ऑफ एयर मास, फॉर्मेशन कैसे होता है एयर मास का, सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है एयर मास का। when the air remains over a homogeneous area for a sufficient longer time, जब क्या होता है, when the air remains over a homogeneous area, when the air remains over a homogeneous area for a sufficient longer time, when the air remains over a homogeneous area for sufficient longer time, it acquires the characteristics of the area. एयर मास क्या होता है, एयर मास होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर, एयर मास क्या होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर दैट इज मोस्टली यूनिफॉर्म इन द टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, जो क्या होता है मोस्टली यूनिफॉर्म होता है टेम्परेचर और मॉइस्चर के लिए। फॉर्मेशन ऑफ एयर मास कैसे, फॉर्मेशन कैसे होता है, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर अ होमोजीनियस एरिया, जब क्या रहता है, एयर रहता है क्या पे कैसे, व्हेन द एयर रिमेन्स ओवर होमोजीनियस एरिया फॉर अ सफिशिएंट लॉन्गर टाइम, होमोजीनियस एरिया में रहता है क्या, एयर मास, उसके बाद ये सफिशिएंटली लॉन्गर टाइम के लिए रहता है, और ये क्या करता है उसके बाद एक्वायर करता है वहाँ की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्वायर करता है। एयर मासेस एक्वायर दीज एट्रीब्यूट्स थ्रू हीट एंड मॉइस्चर एक्सचेंजेस विद द सरफेस, एयर मास जो एक्वायर करता है ये ऐसे एट्रीब्यूट्स को कैसे करता है, ये थ्रू हीट से करता है और मॉइस्चर एक्सचेंज जो वहाँ पे होते हैं विद द सरफेस, वो अपने एट्रीब्यूट्स को वहाँ पे एक्वायर करता है। फर्दर मोर हम बात करेंगे अनइवन वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ द अर्थ, अनइवन वार्मिंग और कूलिंग ऑफ अर्थ जो होती है सरफेस बाय द सन की वजह से, वो भी क्या करता है, गिव राइज टू द एयर मास, उससे भी क्या होते हैं एयर मासेस बनते हैं। सबसे पहले एयर मास होता है क्या, एयर मास से आपके पास लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर होता है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर दैट इज मोस्टली यूनिफॉर्म इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, क्या होता है मोस्टली यूनिफॉर्म होता है किसमें, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे द वार्म एयर मासेस ओवर द
फॉर्म ओवर द इक्वेटर, जो वार्म एयर मासेस कहाँ पे बनते हैं, इक्वेटर पे बनती है, और डेजर्ट एरियाज में बनती है, वेयर सोलर रेडिएशन इज मैक्सिमम। क्या होती है वहाँ पे सोलर रेडिएशन मैक्सिमम होती है। वार्म एयर मासेस कहाँ पे बनते हैं, फ्रॉम ओवर द इक्वेटर या डेजर्ट एरियाज में बनते हैं जहाँ सोलर रेडिएशन क्या होती है, मैक्सिमम होती है। और कोल्ड एयर मासेस कहाँ पे बनते हैं, नियर द पोल्स बनते हैं जहाँ सोलर रेडिएशन क्या होती है, मिनिमम होती है। अच्छा, बेस्ड ऑन ओरिजिन की अगर हम बात करेंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन ओरिजिन की हम बात करेंगे तो एयर मासेस आर कहाँ कहाँ बनते हैं, क्या क्या कौन कौन से होते हैं, मैरिटाइम ट्रॉपिकल होते हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल होते हैं, 6 तरीके के होते हैं, सॉरी 5 तरीके के होते हैं। सबसे पहले होते हैं आपके पास बेस्ड ऑन ओरिजिन एयर मासेस आर मैरिटाइम ट्रॉपिकल, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल, मैरिटाइम पोलर, कॉन्टिनेंटल पोलर और कॉन्टिनेंटल आर्कटिक होते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, जो है हमारे पास जो पूछा है कि एयर मास अफेक्ट लोकल क्लाइमेट कंडीशन, एयर मास कैसे अफेक्ट करता है लोकल क्लाइमेट कंडीशन को, कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले हम प्रेसिपिटेशन की बात करें। प्रेसिपिटेशन क्या है, एग्जांपल होते हैं किसकी, मैरिटाइम ट्रॉपिकल की ओवर अटलांटिक ओशन। प्रेसिपिटेशन से क्या होता है कि एक एग्जांपल है किसकी, मैरिटाइम ट्रॉपिकल की, मैरिटाइम ट्रॉपिकल एयर ओवर अटलांटिक ओशन। कैरिबियन सी इज़ अ मेजर रीजन, कैरिबियन सी जो है एक मेजर रीजन है किसका, फॉर प्रेसिपिटेशन ईस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स। ईस्ट ऑफ रॉकी माउंटेन्स जो प्रेसिपिटेशन होती है कैरिबियन सी किसके लिए क्या है, एक मेजर रीजन है। नंबर सेकंड, अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर क्या होता है, मैरिटाइम पोलर। टेम्परेचर में क्या आता है आपका, मैरिटाइम पोलर, मैरिटाइम पोलर एयर अफेक्ट देयर द कोस्टल टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिकल एंड आर्कटिक रीजन। नंबर थर्ड में आता है आपके पास साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन, एंड साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन की वजह से क्या होता है, स्ट्रॉमी साइक्लोन्स फ्रॉम नियर द कोल्ड and air mouth fronts. Similarly, warm maritime tropical air mass will provide the energy for tropical cyclone. Number fourth is drought. Drought में क्या होता है, results of hot dry air masses. Number fifth is at the boundaries between air masses, at the boundaries between the air masses, the clash of masses of air with different characteristics can lead to the dynamic weather like hail, tornado, high winds, ice storms, etc. क्या कहता है, क्या कह रहा है कि एट द बाउंड्रीज बिटवीन द एयर मास, अगर एट द बिटवीन बाउंड्रीज ऑफ द एयर मास की बात करें, जो क्लैश होता है किसका, ऑफ एयर, क्लैश ऑफ मास ऑफ एयर का होता है विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के साथ, जैसे उससे क्या होता है, डायनेमिक वेदर बनते हैं, जैसे आपके पास हेल आता है, टोर्नेडो आता है, हाई विंड्स आती हैं और आइस स्टॉर्म आता है। ये सब किसकी वजह से होता है, अगर एयर मास कहाँ पे होगा, एट द बिटवीन होगा, कहाँ पे, बाउंड्रीज में होगा, और क्लैश किससे करेगा, मास ऑफ एयर विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक से करेगा। उससे क्या होता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, इन ईस्ट चाइना सी, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट चाइना सी बनते हैं। सो कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, सो एयर मास इज स्प्रेड अक्रॉस मेस्यू रीजन, सो एयर मासेस स्प्रेड अक्रॉस मेस्यू रीजन अप टू 1600 किलोमीटर और मोर। एयर मासेस जो है वो स्प्रेड है कहाँ, मेस्यू रीजन अप टू 1600 किलोमीटर तक। दे एक्सरसाइज अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, ये क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आप कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन। इससे क्या होता है, कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस होता है किसी क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन पे, और विच दे लॉज एंड कैरी विद द डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ देयर सोर्स रीजन। क्या है, सो एयर मास स्प्रेड अक्रॉस द मेस्यू रीजन अप टू 1600 किलोमीटर और मोर, दे एक्सरसाइज अ कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ द रीजन ओवर विच दे लॉज एंड कैरी विद देम डिस्टिंक्टिव क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ देयर सोर्स रीजन। Question number 7. Examine the factors that lead to extremely arid condition in the Atacama Desert. ठीक, Atacama Desert is located in the western coast of South America in Chile. Atacama Desert is located in western coast of South America in Chile. Western coast of South America in Chile is one of the most arid places in the world. Is one of the most arid places in the world with less than 2 centimeter annual rainfall. Examine the factors that lead to the extremely arid condition in the Atacama Desert, located in the western coast of the South America in Chile, is one of the most arid places in the world with less than 2 centimeter annual rainfall. ठीक, ये है Atacama Desert।
ये है, ये आती है इसकी, ये आ गई अटाकामा डेजर्ट, ये आ गई पेरिवियन कोल्ड फ्रंट, यहाँ से ये आ गई अटाकामा डेजर्ट, पेरिवियन कोल्ड फ्रंट्स, पेरिवियन कोल्ड फ्रंट्स, एंडीज माउंटेन्स यहाँ पे हैं, ठीक। ये आ गई प्रिवेलिंग विंड्स यहाँ से। फैक्टर्स, रीजन्स और फैक्टर्स that lead to extremely arid condition in the Atacama. Number first is rain shadow effect of Andes. Number second is cold Peruvian current, and number third is winds, and number fourth is location, and number fifth is increasing global warming and adverse impact of climate change. These factors are led to the formation of Atacama desert. Number first is rain shadow effect of Andes. रेन शेडो इफेक्ट ऑफ एंडीज से क्या होता है कि एंडीज माउंटेन पे मॉइस्चर लेडेन विंड्स आती हैं और ये इसकी पैरेलल्स में चली जाती हैं, और ठीक है यहाँ पे आती हैं, और यहाँ से क्या हो जाता है कि यहाँ पे बारिश पड़ती है एंडीज़ के इस साइड में, लीवर्ड साइड में, सॉरी विंडवर्ड साइड में, और लीवर्ड साइड से क्या होती है ड्राई विंड्स चली जाती हैं, जिससे क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ एटाकामा डेजर्ट भी। नंबर सेकंड इज कोल्ड पेरिवियन करंट्स। कोल्ड पेरिवियन करंट से क्या होता है दैट इंक्लूड्स अपवेलिंग ऑफ वाटर। इससे क्या होता है अपवेलिंग ऑफ वाटर्स होती है ड्यू टू वाटर सर्कुलेशन। वाटर सर्कुलेशन से वाटर की जो अपवेलिंग होती है क्रीज डेसिकेटिंग इफेक्ट इससे क्रिएट होता है एंड मेक्स इट मोर डायर। इससे क्या बहुत ज़्यादा डायर हो जाता है किससे, कोल्ड पेरिवियन करंट से। नंबर थर्ड इज विंड। विंड से क्या होता है ट्रेड विंड्स आर ऑफ शोर्स दैट डज नॉट ब्रिंग द नीडेड मॉइस्चर। ट्रेड विंड्स क्या होती हैं ऑफ शोर्स होते हैं जो नीडेड मॉइस्चर ये ब्रिंग नहीं करती हैं। वेस्टर्लीज ब्लो टू द साउथ कैप्रिकॉन, हेंस नो मॉइस्चर गेट्स ट्रांसफर, कोई भी मॉइस्चर ट्रांसफर नहीं होता है। नंबर फोर्थ इज लोकेशन। लोकेशन से क्या होता है इट गेट्स इट्स लोकेशन इन द ट्रॉपिक्स एंड एलिवेशन काजेज हाई इंसुलेशन एंड हाई रेट ऑफ इवापोरेशन। क्या होता है लोकेशन, इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ पे है, ट्रॉपिक्स में है, और इससे क्या होता है एंड एलिवेशन इसका बहुत ज़्यादा है, उससे क्या होता है कि हाई इंसुलेशन यहाँ पे इफेक्ट करती है और हाई रेट ऑफ एवापोरेशन है, उस वजह से क्या है एटाकामा डेजर्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। नंबर फिफ्थ फैक्टर इज इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग एंड एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और एडवर्स क्लाइमेट चेंज से भी क्या हो जाता है हैज़ मेड एटाकामा डेजर्ट मोर ड्रायर। इससे भी क्या है एटाकामा डेजर्ट क्या बन गई है, मोर ड्रायर बन गई। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, हमने देखा कि एटाकामा डेजर्ट क्या है, लोकेटेड है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, चिली में लोकेटेड है। ये है वन ऑफ द मोस्ट एरिड प्लेस है कहाँ पे, वर्ल्ड में, विद लेस देन 2 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल यहाँ पे होती है। रीजंस क्या है इसके, सबसे पहले रीज़न इसका रेन शेडो इफेक्ट ऑफ एंडीज की वजह से होता है। दूसरा रीज़न है इसका कोल्ड पेरिवियन करंट की वजह से वाटर सर्कुलेशन होता है, अपलिंग ऑफ कोल्ड वाटर ड्यू टू वाटर सर्कुलेशन, और इससे क्या होता है डेसिकेशन इफेक्ट होता है और ये मोर ड्रायर इसको बनाता है। नंबर थर्ड इज विंड्स। हमने देखा कि ट्रेड विंड्स क्या होती हैं ऑफ शोर चलती हैं यहाँ पे, और ये क्या करती हैं ब्रिंग्स नीडेड मॉइस्चर लाती हैं। वेस्टर इज ब्लो टू द साउथ कैप्रिकॉन, हैंस नो मॉइस्चर गेट्स ट्रांसफर, कोई भी मॉइस्चर ट्रांसफर नहीं होता है। उसके बाद लोकेशन की वजह से क्या होता है इसकी लोकेशन जो है वो ट्रॉपिक्स में, और एलिवेशन का काज क्या कहता है हाई इंसुलेशन, हाई रेट ऑफ एवापोरेशन। और नंबर फिफ्थ में हमने देखा कि इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग और एडवर्स इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज की वजह से भी एटाकामा डेजर्ट क्या मोर ड्रायर बन गई है। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है इसकी एटाकामा डेजर्ट रिमेंस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। एटाकामा डेजर्ट क्या है, एक इंटरेस्टिंग रिमेंस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट, क्या बनेंगे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बन गया आप जियोग्राफिकल इंटरेस्ट बिकॉज इट्स स्पेसिफिक जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एटाकामा डेजर्ट क्या बन गया एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ जियोग्राफिकल इंटरेस्ट बन गया है, किसके लिए, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक क्या है जियोग्राफिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है। हेंस एटाकामा डेजर्ट रिमेंस एन इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ geographical interest. Hence Atacama Desert is an interesting point of geography. Hence Atacama Desert remains an interesting point of geographical interest because it's a specific geographical characteristics. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, व्हाट इज़ ग्रेट रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड। व्हाट इज़ ग्रेट रिफ्ट वैली, वेयर इज़ ग्रेट रिफ्ट वैली, ग्रेट रिफ्ट वैली कहाँ पे है, और उसके बाद है एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, और ये कहाँ पे लोकेटेड है। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वाई इज सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकली ये सिग्निफिकेंट क्यों है, और डिस्कस करो इस चीज़ को, ठीक है। लेट्स डिस्कस द ग्रेट रिफ्ट वैली इज अ जियोग्राफिकल फीचर। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, जियोग्राफिकल फीचर। क्या है ग्रेट रिफ्ट वैली, एक जियोग्राफिकल फीचर है। रनिंग नॉर्थ टू साउथ 6400 किलोमीटर फ्रॉम सीरिया टू सेंट्रल मोजाम्बिक इन ईस्ट अफ्रीका। ग्रेट रिफ्ट वैली क्या है, इज़ अ जियोग्राफिकल फीचर है,
कहाँ से रन करता है, नॉर्थ टू साउथ कितना है 6400 किलोमीटर का डिस्टेंस, और कहाँ से, नॉर्दर्न सीरिया से लेकर और सेंट्रल मोजाम्बिक्यो इन ईस्ट अफ्रीका तक है इसका। ठीक है। दिस फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स लीडिंग टू द फॉल्ट्स क्रिएटिंग अ रिफ्ट सिस्टम। अच्छा, ये किससे बनी है, सबसे क्वेश्चन नंबर सेकंड, वेयर इट इज़ लोकेटेड, और ये किससे बनी है, ये बनी है दिस इज फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स, दिस इज फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से क्या बनी है, ये बनी है लीडिंग टू फॉल्ट्स क्रिएटिंग अ रिफ्ट सिस्टम, किससे बनी है, ये बनी है आपकी डाइवर्जेंट टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से बनी है, लीडिंग टू फॉल्ट्स क्रिएटिंग अ रिफ्ट सिस्टम। अच्छा, इसका जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस इसका है, सबसे पहले जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस है इसमें रिच सोर्स ऑफ फॉसिल अलाउइंग स्टडी ऑफ ह्यूमंस एवोल्यूशन। क्या है, रिच सोर्स ऑफ फॉसिल है यहाँ पे, जिससे हमें क्या मिलता है, अलाउइंग हमें क्या करता है, अलाउ करता है स्टडी ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन स्पेशली पेडोमेंट। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ फॉसिल है यहाँ पे, जिससे हमें क्या करता है, अलाउ करता है स्टडी करने के लिए, ह्यूमन एवोल्यूशन को स्टडी करने में अलाउ करता है स्पेशली पेडोमेंट। नंबर सेकंड में क्या है यहाँ पे, ग्रीनलैंड, द ग्रीनलैंड्स कंटेन ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग माउंटेन गोरिल्ला। ठीक है, ग्रीनलैंड में क्या है कि कंटेन्स ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाइल्ड, यहाँ पे क्या है, ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स इंक्लूडिंग माउंटेन गोरिल्ला। नंबर थर्ड इज इंक्लूड्स सम ऑफ द ओल्डेस्ट, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक्स। इसमें क्या है, इसमें क्या इंक्लूड होता है आपके पास, सम ऑफ द ओल्डेस्ट है, लार्जेस्ट और डीपेस्ट लेक्स, फ्रेश वाटर लेक्स, फॉर एग्जाम्पल लेक ऑफ एल्पस्टाइन और लेक विक्टोरिया, ये यहीं पे मौजूद, कहाँ पे, ग्रेट रिफ्ट वैली में। नंबर फोर्थ इज वोल्केनिक एक्टिविटी लीड्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ हॉटस्पॉट्स। वोल्केनिक एक्टिविटी वो लीड करती है किसी कंसंट्रेशन ऑफ हॉटस्पॉट इंक्लूडिंग वोल्केनिक एक्टिविटी जो यहाँ पे हुई है उससे लीड किया कंसंट्रेशन ऑफ हॉटस्पॉट बने, इंक्लूडिंग जिससे आपको माउंट किलिमंजारो है, माउंट कीनिया, माउंट मेरू, एज वेल एज क्रेटर हाईलैंड्स इन तंजानिया, ये भी कहाँ पे, इसी ग्रेट रिफ्ट वैली में। नंबर फिफ्थ पॉइंट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, एज इट एक्सटेंशन इज द डाइवर्जेंट सेक्शन डिवाइडिंग अफ्रीका इंटू द नोबेम्बियन प्लेट, अफ्रीका एंड सोमालिया प्लेट। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हैंस ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली कल्मिनेट्स वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स, ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली क्या करता है, कल्मिनेट करता है वेरियस जियोग्राफिकल फीचर्स, एक्सप्लेनिंग वेरियस चेंजिंग इन जियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लेनेट। हैंस the Great African Rift Valley culminates various geographical features. Hence, the Great African Rift Valley culminates various geographical features explaining various changing geological observation of the planet. Next question number 9. If you observe the map of the world, you will realize that the volcanic activity in the ocean is most parallel to the कोस्ट लाइन्स। वोल्केनिक एक्टिविटी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो मोस्ट पहला कहाँ पे है, कोस्ट लाइन पे। वाई, ऐसा क्यों है, एक्सप्लेन विद सम ऑफ द सूटेबल एग्जांपल। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वोल्केनिक एक्टिविटी वोल्केनो क्या होता है। वोल्केनो क्या होता है, वोल्केनो ऑन अर्थ इज एन वेंट और फिशर ऑन द प्लैनेट्स क्रस्ट। क्या होता है वोल्केनो जो अर्थ में होता है वो क्या होता है, एक वेंट और फिशर होता है ऑन द प्लैनेट्स क्रस्ट पे क्या वेंट और फिशर्स होता है, थ्रू विच द लावा, एश, रॉक्स एंड गैसेस इरप्ट। क्या होता है वोल्केनो ऑन अर्थ, क्या होता है एक वेंटर फिशर होता है, कहाँ पे, प्लैनेट की क्रस्ट पे, जहाँ से क्या होता है लावा, एश, रॉक्स एंड गैसेज जो होती हैं वो इरप्ट होती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वोल्केनो कहते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर बात करेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, अकॉर्डिंग टू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल मेजर एंड माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स। अगर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी की बात करेंगे, जो अर्थ क्रस्ट है वो डिवाइड है किसमें, सेवरल मेजर और माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स में। द प्लेट्स मूवमेंट लीड टू द कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट और ट्रांसफर बाउंड्रीज। ये प्लेट मूवमेंट जो है वो क्या लीड्स करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ट्रांसवर्स बाउंड्रीज करती है। ठीक है, सबसे पहले अगर डाइवर्जेंट बाउंड्री की बात करेंगे, डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि दो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के क्या जाते हैं, एक दूसरे से दूरी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, इसको कहते हैं डाइवर्जेंट बाउंड्री, जो जैसे एसिनोस्फीयर में होता है। कन्वर्जेंट में क्या होता है, कन्वर्जेंस होता है, ठीक है, एक दूसरे के नज़दीक आते हैं, और ट्रांसवर्स में क्या होता है, पैरेलली एक दूसरे के चलते हैं। अच्छा, अब इसका रीज़न क्या है, रीजन्स वाई वोल्केनिक एक्टिविटी इन द ओशन इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। सबसे पहले क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से क्या होता है,
द टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट वियर मैग्मा कंटिन्यूसली मूव्स अप। टेक्टोनिक प्लेट क्या करती है, मूव अपार्ट करती है, ठीक है। डाइवर्जेंट प्लेट बॉन्डिंग क्या होती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इससे क्या होता है कि टेक्टोनिक प्लेट्स मूव अपार्ट वियर मैग्मा कंटिन्यूसली मूव्स अप। जहाँ से मैग्मा मूव्स अप हो रहा है, कंटिन्यूसली मूव्स अप हो रहा है, और प्लेट्स क्या करेंगी, एक दूसरे के आपस में दूर चली जाएंगी। मूव्स अप बिल्डिंग अ न्यू मटेरियल कंस्ट्रक्टिव एज, जिससे कंस्ट्रक्टिव एज बनती है। एटलांटिक ओशन इज होम टू मिड एटलांटिक रिज। एटलांटिक ओशन जो है वो क्या है, एटलांटिक ओशन जो है वो क्या है, होम है किसका, मिड एटलांटिक रिज का। फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशियन प्लेट, ठीक है, ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरेशियन प्लेट। दीज डाइवर्जेंस गिव्स वे टू मैग्मा कमिंग फ्रॉम द एस्टेनोस्फीयर ड्यू टू द बायंट फोर्स। किससे आती है, बायंट फोर्स, एंड द सब्सिक्वेंट कूलिंग क्रिएट्स हाई रिजेस, ठीक। दीज डायरेक्शन गिव्स वे टू द मैग्मा। ये डायवर्जेंस क्या करते हैं, वे को देते हैं, किसको, मैग्मा को वे देते हैं, जो कमिंग फ्रॉम द एस्टेनोस्फीयर से आते हैं, ड्यू टू द बायंट, किस फोर्स से आते हैं, बायंट फोर्स की वजह से ये नीचे से आते हैं। एंड ऑन सब्सिक्वेंट कूलिंग, जब ये सब्सिक्वेंट कूलिंग होती है, इससे क्रिएट्स हाई रिजेस। इससे क्या होता है, हाई रिजेस बनते हैं। लॉन्गेस्ट वोल्केनिक माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, फिर क्या बनाती है, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड बनाते हैं कौन, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज बनाते हैं। एग्जाम्पल टू में क्या है कि ईस्ट अफ्रीकन रिच अलॉन्ग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीकन रिच अलॉन्ग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका ड्यू टू डाइवर्जेंस ऑफ द नमीबियन एंड सोमालिया प्लेट। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट, ईस्ट अफ्रीकन रिच जो है अलॉन्ग द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो में हुई है, जो किससे हुई है, डाइवर्जेंस की वजह से हुई है, ऑफ नमीबिया एंड सोमालियन प्लेट की, सोमालियन प्लेट गिविंग द वे टू वोल्केनोस ऑफ माउंट किलिमंजारो एंड माउंट कीनिया, उससे बना है। नंबर सेकंड, अब हम बात करते हैं किसी कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या है आपका, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री में क्या होता है कि टू टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं कि कन्वर्ज हो जाती हैं। टू टेक्टोनिक प्लेट क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं वियर द डेंसर प्लेट सबडक्ट सिंक्स और द लेस डेंसर प्लेट की क्या क्रिएटिव बनाती हैं, आपकी ट्रेंचेस बनाती हैं। इन केस ऑफ ओशन प्लेट कन्वर्जेंस, ओशन प्लेट कन्वर्जेंस, इन केस ऑफ अगर ओशन प्लेट कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे, ओशन प्लेट्स कन्वर्जेंस की बात करेंगे, ओशन कंटिनेंटल प्लेट कन्वर्जेंस की बात करेंगे। द रॉक्स ऑफ द डेंसर प्लेट क्या होती है, सबडक्ट करती हैं रॉक्स ऑफ डेंसर प्लेट। रॉक्स ऑफ जो रॉक्स होती हैं किसकी, डेंसर प्लेट्स की, वो क्या कर जाती हैं, सबडक्ट कर जाती हैं, सब्जेक्ट टू द ग्रेट प्रेशर एंड हीट। किसकी वजह से, सब्जेक्ट टू द ग्रेट प्रेशर एंड हीट की वजह से, ग्रेट प्रेशर एंड हीट की वजह से। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैग्मा, क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ मैग्मा एंड मेटामॉर्फोसिस। द बयान्ट फोर्स, जो buoyant force leads to the way of volcanoes coming out of the less denser, the buoyant force leads to the way, buoyant force क्या leads to the way of the volcanoes coming out from the less denser plate। एग्जाम्पल की हम बात करेंगे तो वोल्केनिक आर्क्स ऑन रिंग ऑफ फायर, वोल्केनिक आर्क्स होती है रिंग ऑफ फायर की, और उसके बाद वोल्केनिक आर्क्स ऑफ रिंग ऑफ फायर और पैसिफिक ओशन प्लेट सबडक्ट्स अंडर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट हुई है। उसके बाद क्या आता है, वोल्केनिक आर्क्स इन रिंग ऑफ फायर, वोल्केनिक रॉक्स इन रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक ओशन प्लेट सबडक्ट्स अंडर नॉर्थ अमेरिकन प्लेट। वोल्केनिक माउंटेन अक्रॉस एंडीज, वोल्केनिक माउंटेन जो अक्रॉस एंडीज हैं, जिसमें हम नज़ाका प्लेट आते हैं, सबडक्ट्स अंडर द साउथ अमेरिकन प्लेट। वोल्केनिक माउंटेन अक्रॉस एंडीज, नज़ाका प्लेट, सबडक्ट्स अंडर साउथ अमेरिकन प्लेट। इससे क्या होता है, सो द वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। सो द जो वोल्केनिक एक्टिविटी है, सो द वोल्केनिक एक्टिविटी जो है वो ऑब्जर्व कहाँ पे हुई है, पैरेलल टू द कोस्ट लाइन अक्रॉस द वर्ल्ड, इज मेनली ड्यू टू द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ये किससे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हुआ है। एक्सप्लेन द प्लेट टेक्टोनिक्स, इसी से क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन होती है। सो द वोल्केनिक एक्टिविटी जो ऑब्जर्व हुई है कहाँ पे, पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। सो वोल्केनिक एक्टिविटी ऑब्जर्व इन द पैरेलल टू द कोस्ट लाइन अक्रॉस द वर्ल्ड इज मेनली किससे हुई है, ड्यू टू द डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री से हुई है, जो एक्सप्लेन कर, जो किसने एक्सप्लेन किया, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि illustrating the heat budget of earth, explain the mechanism through which the redistribution of the heat take place between the latitude on the earth। Illustrating the heat budget of the earth, explain the mechanism through which the redistribution of the heat take place between the latitude on the earth। ठीक, the heat budget of the earth means, heat budget of the earth का मतलब क्या होता है, heat budget of the earth means that the earth as a whole maintains its temperature as it neither accumulates nor loses heat। heat budget of the earth means, heat budget of the earth का मतलब क्या है, heat budget of earth का मतलब क्या होता है कि earth जो है वो, earth as a whole
अर्थ एज होल मेंटेन्स क्या करती है, टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर, मेंटेन्स इट्स टेम्परेचर को मेंटेन करती है, एज इट नाइदर एक्यूमुलेट नॉर लॉसेस हीट, ना ये एक्यूमुलेट करती है ना ये हीट को लॉस करती है। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, जो ये अमाउंट ऑफ हीट रिसीव करती है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन, ये क्या करती है, इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन इक्वल करती है अमाउंट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन equals to the amount lost by the earth through the terrestrial radiation. Short wave radiation, 35% of the radiation reflected back to the back before reaching the earth surface, और long wave radiation, ठीक है, long wave radiation observed by the earth, scattered radiation observed by the अर्थ, ठीक है, और ये इंसुलेशन रिसीव्ड कितनी आती है हमारे पास 51 आती है, 17 प्लस 44 इज इक्वल टू 51। द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस हीट, जो रीडिस्ट्रीब्यूशन होती है किसी सरप्लस हीट की, कहाँ से, फ्रॉम ट्रॉपिक से टू डेफिशिएंट हीट एरियाज की तरफ, मीन्स हायर लैटिट्यूड की तरफ, इस कॉल्ड एज, उसको हम कहते हैं मेरिडोनियल हीट ट्रांसफ़र। क्या कहते हैं, मेरिडोनियल हीट ट्रांसफ़र क्या कहते हैं, द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट सरप्लस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस हीट कहाँ से, फ्रॉम टॉपिक से तो डेफिशिएंट एरियाज, जो डेफिशिएंट एरिया जहाँ पे हीट नहीं होती, कम होती है एरियाज हायर लैटिट्यूड में, उसको हम मेरिडोनियल हीट ट्रांसफ़र कहते हैं। दैट अकर्स वाई, कैसे होती है वो, सबसे पहले क्या होता है इसके पास, एटमॉस्फेरिक सिस्टम की वजह से होता है। एटमॉस्फेरिक सिस्टम में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक सिस्टम में क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक सिस्टम में क्या होता है, कनेक्टिव सेल्स आर फॉर्म्ड विच क्रिएट्स बैंड ऑफ लो एंड हाई प्रेशर। कनेक्टिव सेल्स क्या बनाए जाते हैं, कनेक्टिव सेल्स आर फॉर्म्ड विच जो क्रिएट क्या करते हैं, बॉन्ड ऑफ लो एंड हाई प्रेशर बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेडली सेल क्या करते हैं, हेडली सेल क्या करता है, ये कनेक्टिव सेल्स होता है, आर फॉर्म्ड विच क्रिएट्स बॉन्ड ऑफ लो एंड हाई प्रेशर, क्या करना, बॉन्ड ऑफ लो एंड हाई प्रेशर बनाता है। Connective cells are found which create bond of low and high pressure. For example, headly cell makes hot air in tropics to rise equator. Makes hot air in tropics to rise equator and descend in subtropical high. Feral cell in mid latitude constitutes air that flows along the surface towards high latitude, where a subpolar low occurs near the 45 to 60 degree. Polar cell occurs at lower latitude where cold dense air descends below towards the middle latitude polar easterlies. लोकल विंड से क्या होता है, कि विच आर जो होती हैं सीजनल इन नेचर होती हैं। लोकल विंड्स क्या होती हैं, सीजनल इन नेचर होती हैं, इंक्लूडिंग सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज, ट्रांसफर हीट फ्रॉम द वन रीजन टू अदर। लोकल विंड्स क्या करती हैं, विच आर सीजनल इन नेचर। लोकल विंड्स क्या होती हैं, विच आर सीजनल इन नेचर, including sea breeze, land surfaces, including land breeze transfer heat from one region to other. लोकल विंड क्या करती हैं, जो होती हैं वो सीजनली नेचर होती हैं, इंक्लूडिंग सी ब्रीज, लैंड ब्रीज ट्रांसफर हीट करती है फ्रॉम वन रीजन टू अदर। नंबर थर्ड क्या आता है आपके पास, नंबर थर्ड होता है आपका ओशनिक सिस्टम। ओशनिक सिस्टम में क्या होता है, कोल्ड ओशन करंट्स जो होती हैं वो ब्रिंग करती हैं कोल्ड वाटर। कोल्ड ओशन करंट क्या करती है, ब्रिंग करती है कोल्ड वाटर को इनटू द वार्म वाटर एरियाज में, यूजुअली फ्लोइंग वेस्ट कोस्ट इन लोअर एंड मिडल लैटिट्यूड। यूजुअली फ्लो क्या करती है, यूजुअली इन द लोअर एंड मिडल लैटिट्यूड इन नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड ईस्ट कोस्ट इन हाई लैटिट्यूड। ठीक है, ओशनिक सिस्टम में क्या होता है कि कोल्ड ओशन करंट्स ब्रिंग्स कोल्ड वाटर इनटू द वार्म water areas, cold ocean currents bring cold water into the warm water areas, usually flown in the west coast in and middle latitude in northern hemisphere and east coast in higher latitude. Warm currents bring क्या करता है, warm water into the cold water areas and usually observed on the east coast of continent, कहाँ पे, east coast of continent में होता है, and in low and middle latitude में होता है, that is west coast in high latitude. एग्जाम्पल अगर हम इसकी बात करें, एग्जाम्पल में आता है आपको, एग्जाम्पल क्या, वार्म ओशन करंट्स लाइक गल्फ स्ट्रीम। वार्म ओशन करंट्स कौन सी, लाइक गल्फ स्ट्रीम है, एंड नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट। गल्फ स्ट्रीम और नॉर्थ एटलांटिक ड्रिफ्ट ये क्या बनाती है, मेक्स अ नॉर्थ एटलांटिक ओशन वार्मर। ये नॉर्थ एटलांटिक ओशन क्या बनाती है, बहुत वार्मर बनाती है। सिमिलरली वार्म जो होती है, वार्म क्रोशियो करंट जो होती है, वार्म क्रोशियो करंट जो है वो मेक्स जापान पार्ट नेविगेबल इन विंटर। वार्म क्रोशियो करंट जो है वो क्या बनाती है, जापान
जापान स्पोर्ट्स को क्या बनाती है, नेविगेबल बनाती है कब, विंटर में। सो दिस कलेक्टिव मैकेनिज्म, इस कलेक्टिव मैकेनिज्म से क्या होता है, सो कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, सो दिस कलेक्टिव मैकेनिज्म so this collective mechanism of the atmosphere and oceanic system, so this collective mechanism of atmosphere and so this collective mechanism of ocean so the collective mechanism of atmospheric and oceanic system is known as Earth's heat engine balancing heat on Earth. So this collective mechanism of the atmospheric and oceanic system, एटमॉस्फेयर कलेक्टिव मैकेनिज्म जो एटमॉस्फेरिक ओशनिक सिस्टम से होता है, इसको क्या कहते हैं, नॉन एज अर्थ हीट इंजन बैलेंसिंग हीट ऑन अर्थ। तो क्या क्या देखा था हमने इसमें हमने सबसे पहले हीट बजट ऑफ द अर्थ, क्या मतलब क्या होता है कि हीट जो है अर्थ जो करती है वो होल मेंटेन करती है टेम्परेचर को, ना इधर एकोमोडेट करती है ना ये लूज करती है हीट को। ठीक, उसके बाद हमने बोला कि हीट जो रिसीव्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेशन होती है, इक्वल अमाउंट ऑफ हीट लॉस्ट बाय द अर्थ थ्रू द टेरेस्ट्रियल, जितनी ये रिसीव करती है उतनी ये लास्ट करती है थ्रू द टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक है, उसके बाद हमने बोला कितनी कितनी क्या करती है वो हमने देखा। उसके बाद हमने रिड्यूक्शन ऑफ सरप्लस हीट के आसपास टॉपिक्स टू डेफिशिएंट हीट एरियाज में होती है, जो हाईलाइट जो उसको हम मेरिडियन हीट ट्रांसफ़र कहते हैं, जो कैसे आकर होती है एटमॉस्फेरिक सिस्टम्स की वजह से होता है, दूसरा किसी का लोकल विंड्स की वजह से होता है, दूसरा ओशनिक करंट की वजह से, ओशनिक सिस्टम की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा। उसमें लास्ट में हमने बोला कि सो दिस कलेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड ओशनिक सिस्टम इज नोन एज द अर्थ हीट इंजन बैलेंसिंग हीट ऑन अर्थ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन वाटर। गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर का टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का उसका हम थोड़ा ब्रीफ अकाउंट देना है। हाईलाइट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे, ओशन वाटर में जो होता है टेम्परेचर कैसे होता है और उसके फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो उसके हमने बारे में बताना। सबसे पहले हम सोल्यूशन में क्या बताएंगे, इंट्रोडक्शन हम लिखेंगे कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर इज एक्सप्लेन इन 2 प्रोफाइल्स। ठीक है, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर है, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर जो एक्सप्लेन किया जाता है इनटू 2 प्रोफाइल्स में किया जाता है, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की से किया जाता है। क्या, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर इज एक्सप्लेन इनटू 2 प्रोफाइल्स, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज ओशन टेम्परेचर कितना होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो साइक्लोन्स बनने के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए ओशन टेम्परेचर का। उसके बाद क्या बन जाते हैं आपके साइक्लोन्स बनते हैं, साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, वो हमने पीछे पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्टिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, ठीक है, दो प्रोफाइल्स में पढ़ना है हमने, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम वर्टिकल में पढ़ेंगे। वर्टिकल में क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन 3 लेयर। टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ इन 3 लेयर। फर्स्ट लेयर में क्या होता है, वार्म ओशन वाटर होता है 500 मीटर तक विद टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है फर्स्ट लेयर में आपको होता है कि वार्म ओशनिक वाटर होता है। वार्म ओशन फर्स्ट लेयर में क्या होता है, क्या बोला हमने कि टेम्परेचर जो डिक्रीज करता है, टेम्परेचर क्या करता है, डिक्रीज करता है विद इंक्रीजिंग डेप्थ। जो ही हम इन डेप्थ में चले जाएंगे टेम्परेचर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा इन 3 लेयर्स में। सबसे पहले क्या, फर्स्ट लेयर में क्या होता है, वार्म ओशनिक वाटर होता है 500 मीटर में विद टेम्परेचर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस, 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नंबर सेकंड में क्या है कि सेकंड लेयर में क्या है, सेकंड लेयर में आपका पास थर्मोक्लाइन लेयर में क्या होता है आपका, मार्क्ड बाय द रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर। इससे क्या होता है, थर्मोक्लाइन में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर होता है व्हेन इंक्रीजिंग इन डेप्थ। जब इंक्रीजिंग हम डेप्थ में क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, इससे क्या होता है आपका टेम्परेचर क्या होता है वो डिक्रीज करते रहता है जितना हम नीचे डेप्थ में चलते जाते। तो सेकंड लेयर में हमने क्या देखा कि थर्मोक्लाइन जो है लेयर है, जो थर्मोक्लाइन लेयर जो है वो मार्क्ड बाय द रैपिड डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीजिंग डेप्थ 500 to 1000 मीटर थिंक की होती है। थर्ड लेयर में क्या होता है, थर्ड लेयर में होता है आपका वेरी कोल्ड होती है। क्या होती है, वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड अप टू द डीप ओशन फ्लोर। क्या होती है, वेरी कोल्ड होती है, एक्सटेंड कहाँ तक होती है, डीप ओशन फ्लोर तक ही एक्सटेंड होती है। क्या होती है, थर्ड लेयर वेरी कोल्ड होती है एंड एक्सटेंड अप टू द एक्सटेंड कहाँ तक होती है, अप टू द डीप ओशन फ्लोर तक ही एक्सटेंड होती है। तो सबसे पहले हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन देखा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बोला कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हम टेम्परेचर जो डिक्रीज होता है वो इंक्रीजिंग इन द 3 लेयर में होता है। फर्स्ट लेयर में हमने बोला कि वार्म ओशन करंट 500 मीटर तक होती है और उसके बाद क्या हो जाता है और विद टेम्परेचर कितना होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है,
उसके बाद सेकंड लेयर में हमने बोला कि थर्मोक्लाइन लेयर होती है जो मार्क रहती है रैपिड डिक्रीज होता है, इसमें टेम्परेचर में विद इंक्रीजिंग डेप्थ में 500 to 100 मीटर तक रैपिड डिक्रीज होता है, थिक लेयर होती है। नंबर थर्ड में हमने बोला कि वेरी कोल्ड एंड एक्सटेंड आफ्टर द डीप ओशन फ्लोर, वेरी कोल्ड होता है और एक्सटेंड कहाँ तक होता है, डीप ओशन फ्लोर तक एक्सटेंड होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन की। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ऑफ ओशन कितना होता है आपका 27 डिग्री सेल्सियस होता है, एंड इट इज़ जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, और ये जनरली डिक्रीज होता है कहाँ से, पोल से, सॉरी इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो जनरली डिक्रीज होता है। ठीक है, रेट ऑफ डिक्रीज क्या होता है 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड होता है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन में, क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सरफेस ऑफ ओशन कितना होता है आपको 27 डिग्री सेल्सियस होता है, और इट इज़ ग्रेजुअली डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टू टुवर्ड्स पोल, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। रेट ऑफ डिक्रीज कितना होता है आपके पास 0.5 डिग्री सेल्सियस पर लैटिट्यूड, एक लैटिट्यूड में कितना होता है 0.5 डिग्री लैटिट्यूड, 0.5 डिग्री लैटिट्यूड क्या होता है कम होता रहता है टेम्परेचर इक्वेटर से पोल की तरफ जब हम चलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर के लिए। सबसे पहले फैक्टर क्या है हमारे पास लैटिट्यूड, लैटिट्यूड में क्या आता है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर, जो टेम्परेचर है किसका सरफेस वाटर का डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर क्या करता है डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन टेम्परेचर आर, कौन से फैक्टर, सबसे पहले लैटिट्यूड और नंबर सेकंड पे आता है आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर, लैटिट्यूड नॉन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, और नंबर थर्ड फैक्टर कौन सा आपके पास आता है प्रिवेलिंग विंड्स आता है, और नंबर फोर्थ इज ओशन करंट्स। ये चार फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी बारे में लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड में क्या है हमारे पास द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर क्या डिक्रीज करता है फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर होता है वो डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन डिक्रीज टुवर्ड्स पोल्स। तो क्या होता है लैटिट्यूड में जो टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर है वो क्या करता है डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, टेम्परेचर ऑफ द सरफेस वाटर क्या करता है डिक्रीज करता है फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल्स, द अमाउंट ऑफ आइसोलेशन क्या हो जाती है टुवर्ड्स द पोल्स क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। इस वजह से क्या होता है कि जो सरफेस वाटर का टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज कर जाता है किसी इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, ये किसके इफेक्ट होता है लैटिट्यूड की इफेक्ट की वजह से होता है। नंबर सेकंड इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर की वजह से क्या होता है ओशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होते हैं रिसीव्स मोर हीट, ओशन जो होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में वो मोर हीट को रिसीव करते हैं ड्यू टू देयर कंटेक्ट विद द लार्जर एक्सटेंट एंड लैंड देन द सौदर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है कि ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या करते हैं ओशंस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट, रिसीव करते हैं मोर हीट को, ओशन इन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, oceans in the northern hemisphere, ocean in the northern hemisphere receives more heat due to their contact with larger extent, due to their contact with larger extent of the land than the southern hemisphere। लार्ज क्यों, क्योंकि इसका जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड के साथ कंटेक्ट बहुत ज़्यादा है, लार्जर एक्सटेंट है देन ऑफ द लैंड देन द सौदर्न हेमिस्फीयर में। इस वजह से क्या होता है कि ओशन जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये रिसीव करता है मोर हीट को रिसीव करता है। ये क्या है आपके पास इफेक्ट किसकी वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड एंड वाटर की वजह से। फर्स्ट इज लैटिट्यूड, नंबर सेकंड इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, नंबर थर्ड इज प्रिवेलिंग विंड्स। प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से भी क्या होता है कि आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अनइक्वल फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर। नंबर थर्ड इज प्रिवेलिंग विंड। प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से क्या होता है कि ब्लोइंग फ्रॉम द प्रिवेलिंग विंड्स कहाँ ब्लो करती है फ्रॉम लैंड टुवर्ड्स द ओशन। प्रिवेलिंग विंड्स कहाँ पर करती है, ये करती है लैंड टुवर्ड्स द, कहाँ से कहाँ की तरफ चलती है लैंड टुवर्ड्स द ओशन की तरफ चलती है, और ड्रैग्स वार्म वाटर, और ये क्या करती है वार्म वाटर को ड्रैग करती है अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम बिलो। क्या होता है कि जब प्रिवेलिंग स्पीड चलती हैं ब्लो फ्रॉम द, ये कहाँ से चलती है लैंड से चलती है कहाँ की तरफ ओशन की तरफ चलती है, और कोस्टल एरियाज़ में जो वार्म वाटर होता है उसको क्या करती हैं ड्रैग आउट करती हैं, ठीक है दूर ले जाती हैं, और वहाँ पे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि इसके प्रोसेस के रिजल्ट्स में क्या होता है कि यहाँ पे अपवेलिंग होती है किसी कोल्ड वाटर की फ्रॉम द बिलो, किसके प्रिवेलिंग विंड्स की वजह से। नंबर लास्ट इज ओशन करंट, नंबर फोर्थ इज ओशन करंट।
ओशन करंट्स में क्या होता है, वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर, वार्म ओशन करंट क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करती है, वार्म ओशन करंट्स रेज द टेम्परेचर, वार्म ओशन करंट्स टेम्परेचर को रेज करती है इन कोल्ड एरियाज में, वार्म ओशन करंट्स क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करती है इन कोल्ड एरियाज में, वाइल कोल्ड ओशन करंट्स जो करती है वो डिक्रीज करती है इसको टेम्परेचर को इन वार्म ओशन एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम वार्म है, वो रेज करती है टेम्परेचर नियर द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, वाइल लेब्राडोर करंट जो है वो क्या करती है, लोअर करती है टेम्परेचर नियर द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, तो नंबर 4 था आपके पास है ओशन करंट्स। ओशन करंट्स क्या करती है, वार्म ओशन करंट जो है वो रेज करती है किसको, टेम्परेचर को इन कोल्ड एरियाज में, वाइल कोल्ड ओशन करंट जो है वो क्या करती हैं, डिक्रीज करती हैं टेम्परेचर को कहाँ पे, वार्म ओशन एरियाज में। फॉर एग्जाम्पल गल्फ स्ट्रीम क्या है, वार्म ओशन करंट है, ये रेज करती है टेम्परेचर को कहाँ पे, नियर ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करती है। और लेकिन अगर हम लेब्राडोर करंट की करेंगे, बात करेंगे, लेब्राडोर का क्या है, करंट क्या है आपकी, लो कोल्ड करंट है, ये क्या करती है, लोअर करती है किसको, टेम्परेचर को कहाँ पे, नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। तो कंक्लूजन में हम इसको लिख सकते हैं कि हैंस दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन वाटर, हैंस दिस टेम्परेचर, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ओशन वाटर का, सिग्निफिकेंटली क्या करता है, हेल्प्स इन प्रिवेलिंग इकोसिस्टम इन ओशन, ये कहते हैं सिग्निफिकेंटली हेल्प करता है किसमें, प्रिवेलिंग इकोसिस्टम इन ओशन में, क्या करता है, हैंस दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन वाटर सिग्निफिकेंटली हेल्प्स इन द प्रिवेलिंग इन इकोसिस्टम इन ओशन। तो हमने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पढ़ा हमने कि टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन वाटर इज एक्सप्लेन इनटू 2 प्रोफाइल्स, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। एवरेज टेम्परेचर ऑफ ओशन कितना था, 27 डिग्री सेल्सियस था। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, 3 लेयर्स में होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है 3 लेयर्स में। फर्स्ट लेयर में वार्म ओशन वाटर होता है, नहीं करता है डिग्री 24-25 डिग्री, सेकंड लेयर में क्या करता है, रैपिड डिक्रीज करता है, थर्ड लेयर में क्या वेरी कोल्ड बन जाता है। उसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन बोला कि हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हमने बोला कि एवरेज टेम्परेचर सरफेस वाटर का होता है वो 27 डिग्री होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज होता है इक्वेटर से पोल की तरफ। रेट ऑफ डिक्रीज कितना होता है, 0.5 डिग्री पर लैटिट्यूड होता है। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, उसके बाद हमने बोला कि फैक्टर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर के लिए। सबसे पहले हमने बोला लैटिट्यूड में हमने बोला कि जो टेम्परेचर सरफेस वाटर को डिक्रीज करता है इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल, क्यों, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन क्या करते हैं, पोल वाटर के लिए डिक्रीज करती है। नंबर सेकंड हमने बोला अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लैंड वाटर की वजह से भी क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ओशन टेम्परेचर में इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है इसके रिस्पॉन्सिबल। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो रिसीव मोर हीट रिसीव होती है क्योंकि इसका कंटेक्ट लार्जर पार्ट है किसके साथ, लैंड के साथ, और देन द सदर्न हेमिस्फीयर। नंबर नेक्स्ट हमने बोला प्रिवेलिंग विंड में हमने क्या बोला कि ब्लो करती है कहाँ से, लैंड टुवर्ड द ओशन, ये क्या करती है, वाटर को ट्रैक करती है कोस्ट से और रिजल्ट करती है अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द बिलो। नंबर लास्ट हमने ओशन करंट्स में हमने बोला कि वार्म ओशन करंट क्या करती है, टेम्परेचर को रेज करती है इन कोल्ड एरियाज में, और कोल्ड एरियाज क्या करती है, डिक्रीज करती है टेम्परेचर इन वार्म एरियाज में। गल्फ स्ट्रीम क्या करती है, वार्म ओशन करंट है, ये रेज करती है टेम्परेचर कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, और लेब्राडोर करंट क्या है, कोल्ड करंट है, ये लोअर टेम्परेचर करती है कहाँ पे, नॉर्थन ईस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में। हैंस दिस टेम्परेचर दिस टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन, जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, ओशन वाटर का, ये सिग्निफिकेंटली हेल्प किसमें करता है, प्रिवेलिंग इकोसिस्टम इन ओशन में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में बोलता है डिफाइन द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, डिफाइन द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन फिनोमेना को क्या करो, डिफाइन करो। व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इट्स टेक प्लेस, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इट्स, डिफाइन द फिनोमेना ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर इट्स टेक प्लेस, आल्सो इनोमरेट नेट इफेक्ट, इसके इफेक्ट बोल रहे हैं। सबसे पहले हम बोल रहे हैं कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद हमने बोला कि इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल जिससे टेम्परेचर इन्वर्जन होता है, उसके बाद हमने बोलना है कि इससे इफेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट टेक प्लेस, आल्सो इनोमरेट इट्स प्रोमिनेंट इफेक्ट। फैक्टर्स, सबसे पहले हमने बोला टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है। ठीक है, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, उसके बाद हमने बोला फैक्टर्स क्या होता है, उसके बाद हमने बोला है इफेक्ट्स क्या हैं इसके। स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन, टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना, टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ increase in temperature with increase in height as opposed to the normal lapse rate। क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट, जो ही हम हाइट में इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। ये अपोज किसको कहता है, एज अपोज टू द नॉर्मल लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट क्या कहता है कि 0.5 डिग्री डिक्रीज होगा पर किलोमीटर राइज इन हाइट में, लेकिन ऐसा अगर नहीं हुआ तो उसको हम टेम्परेचर इन्वर्जन कहेंगे। तो टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट एज अपोज टू द नॉर्मल
लैप्स रेट, उसको हम क्या कहते हैं 6.5 डिग्री क्या है आपका डिक्रीज इन 1 किलोमीटर इन हाइट, ये है आपका नॉर्मल लैप्स रेट। क्या होता है इसके बाद सब्सिडेंस इन्वर्जन भी होते हैं, एक होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन, एक होता है रेडिएशन इन्वर्जन। टाइप्स क्या होते हैं इसकी, टाइप्स में सबसे पहले होता है एक होती है सब्सिडेंस इन्वर्जन, एक होता है रेडिएशन इन्वर्जन, एक होता है मैरिन इन्वर्जन, एक होता है फ्रंटल इन्वर्जन। क्या क्या होता है, एक होता है सब्सिडेंस इन्वर्जन, एक होता है रेडिएशन इन्वर्जन, एक होता है मैरिन इन्वर्जन, एक होता है आपका पास फ्रंटल इन्वर्जन होता है। इसकी टाइप्स होती है। सब्सिडेंस इन्वर्जन में क्या होता है, सब्सिडेंस इन्वर्जन में होता है आपके पास, ठीक है, ये है 1 डिग्री 2 डिग्री सेल्सियस, यहाँ से हम ये बनाएंगे इसको 1 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस, ऐसे करते करते ऊपर के लिए हम बनाएंगे इसको ये टेम्परेचर। और उसके बाद ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे ये क्या है कोल्ड एयर सब्सिडरी है ना, ये वाला ये है क्लाउड्स हैं ऊपर से है ना, तो ये ऊपर उठ रहे हैं यहाँ से, ये क्या है आपके पास, ये है वार्म एयर राइजिंग, वार्म एयर राइज हो रही है, और कोल्ड एयर क्या हो रही है सब्सिडाइज हो रही है। ठीक है, इसको सब्सिडाइज इन्वर्जन क्या, 4 टाइप के होते हैं, सब्सिडाइज इन्वर्जन, रेडिएशन इन्वर्जन, मैरिन इन्वर्जन और फ्रंटल इन्वर्जन। रेडिएशन इन्वर्जन में क्या होता है आपके पास, ये सरफेस है, ठीक है, ये आ गया आपके -2 डिग्री, इसके बाद 0 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद फिर से 0 डिग्री, ऐसे चलता रहता है रेडिएशन। मैरिन इन्वर्जन 2 डिग्री 3 डिग्री 5 डिग्री, उसके बाद आ गया ऊपर, इसके बाद यहाँ से शुरू हुई लैंड, ये आ गई 3 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, ये आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास कोल्ड वाटर यहाँ से ओशन से आ रहा है। फ्रंटल इन्वर्जन में क्या होता है, ये आपके पास क्या बनाता है, फ्रंट बनाता है, ठीक है, ये कोल्ड फ्रंट है और ये क्या है वार्म फ्रंट है, वार्म एयर है। तो ये अब मिलेंगे आपस में, क्या बनाएंगे फ्रंट एक बनाएंगे। अब बात करते हैं इसके बाद हम कि अब नेक्स्ट हमें बोला था कि इसके व्हाट आर द फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या हैं इसके, सबसे पहले फैक्टर क्या है इसके पास, सबसे पहले फैक्टर है आपका, सबसे पहले फैक्टर है हमारे पास, कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इट्स टेक प्लेस। तो कौन से फैक्टर्स हैं, सबसे पहले लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए। लॉन्ग विंटर नाइट एडेड बाय द माउंटेन टू टोपोग्राफी, एडेड बाय द माउंटेन टोपोग्राफी, लॉन्ग विंटर नाइट होनी चाहिए एडेड बाय द माउंटेन टोपोग्राफी। एलो कूल एयर टू द माउंटेन, एलो क्या करना चाहिए, कूल एयर टू द माउंटेन्स, हाई प्रेशर टू डिसेंड, दिस पुशेज वार्म एयर अपवर्ड, ये क्या करता है वार्म एयर अपवर्ड क्या करता है पुश करेगा, गिव रेट टू द टेम्परेचर, इससे क्या होगा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। इसका क्या होता है, इसे क्या होगा टेम्परेचर इन्वर्जन होगा। क्या होगा, लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, लॉन्ग विंटर नाइट्स में एडेड बाय द माउंटेन्स टू टॉप, एडेड बाय माउंटेन टोपोग्राफी, एडेड बाय माउंटेन टोपोग्राफी। लॉन्ग विंटर नाइट्स क्या एडेड बाय माउंटेन टोपोग्राफी, एलो करता है किसको, कोल्ड एयर को, एलो करता है कोल्ड एयर को ऑन द माउंटेन्स हाई प्रेशर टू डिसेंड, हाई प्रेशर टू डिसेंड, दिस पुशेज वार्म एयर अपवर्ड, ये क्या करता है वार्म एयर अपवर्ड के लिए क्या करता है पुश करता है, गिविंग राइज टू टेम्परेचर, इससे क्या होता है टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। क्लोडलेस क्लियर स्काई, क्लोडलेस क्लियर स्काई क्या नंबर सेकंड इज क्लोडलेस क्लियर स्काई, क्लोडलेस क्लियर स्काई में अलोज द अनऑब्स्ट्रक्टेड एस्केप ऑफ रेडिएशन, क्लोडलेस क्लियर स्काई में क्या होता है, ये क्या अलो करता है अनऑब्स्ट्रक्टेड एस्केप ऑफ रेडिएशन करता है। इन द नाइट द ग्राउंड बिकम्स कूलर, ग्राउंड क्या बोलते हैं कूलर बनता है, वाइल द एयर एबो इट्स रिटेन्स द हीट इज वार्मर। क्या होता है क्लोडलेस क्लियर स्काई में क्या होता है कि ये क्या एलो करता है आपके पास, एलो करता है क्या अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सकेप, अनऑब्स्ट्रक्टेड एक्सकेप को क्या करता है, ये करता है आपके पास एलो करता है ऑफ रेडिएशन। इन द नाइट द ग्राउंड बिकम्स इन द नाइट में क्या होता है ग्राउंड बिकम्स कूलर, इन द नाइट में क्या होता है ग्राउंड बिकम्स कूलर वाइल द एयर अबो इट्स रिटेन्स द हीट इज वार्मर। नंबर थर्ड है आपके पास है काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर, काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। मीन ये क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है कोल्ड एयर को नियर द ग्राउंड एंड प्रिवेंट करता है ब्लोइंग ऑफ द मिक्सिंग ऑफ द कोल्ड वार्म एयर, ठीक है। काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए। ये क्या करता है रिस्ट्रिक्ट करता है किसको, कोल्ड एयर को, कहाँ पे नियर द ग्राउंड, डिस्ट्रिक्ट कर देता है कोल्ड एयर को कहाँ पे ग्राउंड पे, एंड प्रिवेंट करता है इसको ब्लोइंग एंड मिक्सिंग, प्रिवेंट करता है किसके साथ इसको ब्लोइंग और मिक्सिंग करने में, किसके साथ को वार्म एंड कोल्ड एयर को जो फ्रंट बनाता है बाद में, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है आपके पास टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। नेक्स्ट इज अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर से क्या होता है, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर इन द कोस्टल रीजन, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर इन द कोस्टल रीजन, अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर इन द कोस्टल रीजन, इससे भी क्या होता है आपके पास, ये भी एक फैक्टर हो रहा है रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, टेम्परेचर इन्वर्जन के लिए। द कोस्टल रीजन्स कैन डिक्रीज सरफेस एयर टेम्परेचर, कोस्टल अपवेलिंग ऑफ कोल्ड वाटर हो गया तो कोस्टल रीजन्स का जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा किसका, सरफेस एयर टेम्परेचर से, ठीक है। तो 4 चीज़ें अभी हमने इसमें पढ़ी, 4 में सबसे पहले क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने बोला कि टेम्परेचर इन्वर्जन क्या होता है, टेम्परेचर इन्वर्जन रेफर्स टू द फिनोमेना ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन हाइट एज अपोज टू द नॉर्मल लैप्स रेट।
कितना होता है 6.5 डिग्री डिक्रीज पर 1 किलोमीटर इन हाइट होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं अगर नहीं हुआ तो टेम्परेचर इन्वर्जन उसको कहेंगे। इसके बाद हमने उसके टाइप्स भी ली। टाइप्स में हमने बोला कि सब्सटेंस इन्वर्जन होता है, रेडिएशन इन्वर्जन होता है, मैरिन इन्वर्जन होता है, फ्रंटल इन्वर्जन होता है। उसके बाद हमने बोला कि फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर इट टेक प्लेस, कौन कौन से फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके टेम्परेचर इन्वर्जन को बनने के लिए। सबसे पहले लॉन्ग विंटर नाइट्स होनी चाहिए, उसके बाद क्लाउडलेस क्लियर स्काई होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, काम एंड स्टेबल एटमॉस्फेयर होना चाहिए, और नंबर 4 इज अपेलिंग कोल्ड वाटर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसकी इफेक्ट्स की, क्या इफेक्ट्स होते हैं इससे टेम्परेचर इन्वर्जन। सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड रिड्यूस विजिबिलिटी होती है। अगर टेम्परेचर इन्वर्जन हुआ तो इसके हुआ इंक्रीज एयर पोल्यूशन होगा और रिड्यूस क्या हो जाएगी, विजिबिलिटी हो जाएगी। इन्वर्जन प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ स्मोक, ये क्या करता है, इंक्रीज एयर पोल्यूशन रिड्यूस विजिबिलिटी से क्या होता है कि इन्वर्जन जो होता है वो प्रिवेंट क्या किसको करता है, मूवमेंट ऑफ स्मोक को प्रिवेंट करता है। डस्ट पार्टिकल एंड अदर पोल्यूटेंट कीप्स देम ट्रैप्ड इन द लोअर लेयर, डस्ट पार्टिकल और पोल्यूटेंट्स को क्या करता है वो ट्रैप करके रखता है कहाँ पे, लोअर लेयर में, ठीक है। तो इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन एंड रिड्यूस्ड विजिबिलिटी इफेक्ट, सबसे पहले इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज इन एयर पोल्यूशन और रिड्यूस विजिबिलिटी होता है। इन्वर्जन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है मूवमेंट ऑफ स्मोक को, क्या करता है, प्रिवेंट करता है, जिससे क्या होता है डस्ट पार्टिकल्स एंड अदर जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो कीप देम ट्रैप इन द लोअर लेयर्स, वो कहाँ पे लोअर लेयर्स में क्या हो जाते हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं। नंबर सेकंड है आपके पास रिड्यूस प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन भी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी इन द लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर्स, क्या होता है, ड्यू टू stability in the lower atmosphere and resulting lack of vertical movement, क्या lack of vertical movement, moist air connective clouds do not grow high enough for rainfall to take place। reduce precipitation से क्या होता है, ड्यू टू स्टेबिलिटी इन द लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर, ड्यू टू स्टेबिलिटी इन द लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर, स्टेबिलिटी इन द लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर एंड रेजल्टेंट ऑफ लैक ऑफ वर्टिकल मूवमेंट, और रेजल्टेंट किसमें, लैक ऑफ वर्टिकल मूवमेंट में ऑफ मॉइस्ट एयर, लैक ऑफ वर्टिकल मूवमेंट ऑफ मॉइस्ट एयर, कनेक्टिव क्लाउड्स डू नॉट ग्रो हाई एनफ, ये क्या हाई एनफ ग्रो नहीं होते हैं फॉर रेनफॉल टू टेक प्लेस, इससे रेनफॉल फिर नहीं होती है। नंबर थर्ड यहाँ के पास हमारे पास क्या है, लॉस ऑफ वेजिटेशन, इससे क्या होता है, लॉस ऑफ वेजिटेशन से भी होता है, इसका एक इफेक्ट होता है, इससे इफेक्ट होता है। तो लॉस ऑफ वेजिटेशन क्या होता है, नंबर थर्ड है लॉस ऑफ वेजिटेशन, द टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द वैली, टेम्परेचर ऑफ द एयर जो वैली होता है, टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द वैली में क्या होता है, बॉटम रीचेज द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, एज अ रिजल्ट द trees along with the lower slopes are bitter by frost, whereas those at the higher levels are free from it। लॉस ऑफ वेजिटेशन में क्या होता है कि टेम्परेचर ऑफ द एयर जो है, टेम्परेचर ऑफ द एयर एट द वैली बॉटम में टेम्परेचर होता है एयर का, वो क्या होता है, वो बिलो फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। एज ए इससे क्या हो जाता है कि ट्रीज अलॉन्ग द लोअर स्लोप, ट्री जो होते हैं लोअर स्लोप में जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, आर बाइटन बाई द फ्रोस्ट, वो किससे, फ्रोस्ट से बाइट हो जाते हैं, और बियर एट द हायर एट लेवल क्या होते हैं, फ्री फ्राम इट। नंबर फोर्थ इज हैबिटेशन पैटर्न, हैबिटेशन पैटर्न में क्या होता है आपका पास, टू अवॉइड कोल्ड एंड फॉगी वैली, पीपल इन द intermontane valley tends to settle along the upper slope, coffee plantation in Brazil and apple growers of Himalayas in India avoid lower slopes। हैबिटेशन पैटर्न भी चेंज आता है, इससे क्या होता है कि कोल्ड और फॉगी वैली को अवॉइड करने के लिए, टू अवॉइड द कोल्ड और फॉगी वैली, पीपल क्या करते हैं, इंटरमोंटेनी वैली से टेंड टू सेटल अलॉन्ग द अपर स्लोप में वो चले जाते हैं, जैसे कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील में हुई है, एप्पल ग्रोवर जो हिमालय से इन इंडिया में वो अवॉइड करते हैं लोअर स्लोप। नंबर फिफ्थ है हमारे पास थंडरस्टॉर्म्स एंड टॉर्नेडो। थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज क्या होता है, बिकॉज ऑफ द इंटेंस एनर्जी रिलीज्ड आफ्टर एन इन्वर्जन ब्लॉक्स एन एरिया नॉर्मल कन्वेक्शन पैटर्न। क्या कहता है, थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज बिकॉज ऑफ द इंटेंस एनर्जी और रिलीज आफ्टर एन इन्वर्जन ब्लॉक्स एन एरिया नॉर्मल कन्वेक्शन पैटर्न। क्या होता है, थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज क्या होता है, बिकॉज ऑफ इंटेंस एनर्जी होता है, ये क्या रिलीज करता है आफ्टर एन इन्वर्जन ब्लॉक्स एरियाज नॉर्मल कन्वेक्शन पैटर्न। नंबर 6 में क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड भी होते हैं, इसे फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड भी इससे होते हैं। तो टोटल हमने इफेक्ट जितने 6 इफेक्ट्स पढ़े हैं इसके। सबसे पहले हमने बोला कि इंक्रीज एयर पोल्यूशन एंड रिड्यूस विजिबिलिटी होती है इससे। नंबर सेकंड हमने बोला कि रिड्यूस प्रेसिपिटेशन होती है। नंबर थर्ड में हमने बोला लॉस ऑफ वेजिटेशन होती है। नंबर फोर्थ में हमने बोला हैबिटेशन पैटर्न होता है, चेंज होता है इससे। उसके बाद नंबर फिफ्थ में क्या होता है, थंडरस्टॉर्म एंड टॉर्नेडोज आते हैं। और नंबर 6 में फॉर्मेशन ऑफ स्मोक एंड एसोसिएटेड हेल्थ हैजर्ड्स होते हैं। तो कंक्लूजन में हम इसको लिखेंगे, हेंस टेम्परेचर इन्वर्जन इज द शॉर्ट टर्म एंड कॉमन फिनोमिना मोस्टली अकरिंग इन द विंटर कंडीशन। हेंस टेम्परेचर इन्वर्जन इज द शॉर्ट टर्म एंड कॉमन फिनोमिना। क्या है, टेम्परेचर इन्वर्जन एक शॉर्ट टर्म एंड कॉमन फिनोमिना है, मोस्टली कहाँ पे आकर होता है, इन विंटर, मोस्टली कब आकर होता है, विंटर कंडीशन में आकर होता है। हेंस टेम्परेचर इन्वर्जन इज द
Hence temperature is the short term phenomena. Hence temperature is the short term and common phenomena mostly occurring in the winter condition. ठीक है, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 में बोलता है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, क्या बोल रहा है कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव इग्निशियस एक्टिविटी से जो बने। ठीक है, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव से जो बने। तो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम से हमने दिखाना है कि गिव एन अकाउंट ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म, जो लैंडफॉर्म बने हैं रिजल्टिंग फ्रॉम किससे बने हैं? किसी इंटेंसिव और एक्सटेंसिव इग्निशियस एक्टिविटी से बने। तो बेस्ड ऑन वेदर magma cools within crust, intrusive or lava cools above crust, extensive volcanic landforms are formed. Based on whether magma cools within crust, based on whether magma cools within crust, magma within crust में cool हो रहा है उसको हम intrusive कहते हैं, और lava cools या lava cools कहाँ पे हो रहा है? above crust, जिसको हम extensive कहते हैं। इससे क्या होते हैं? वर्कनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वर्कनिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म, इससे क्या बनते हैं? वर्कनिक लैंडफॉर्म्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, वर्कनिक लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म। सबसे पहले अगर हम बात करें इंटेंसिव लैंडफॉर्म्स में क्या आता है आपके पास? सबसे पहले इंटेंसिव लैंडफॉर्म देखो, इंटेंसिव लैंडफॉर्म्स में आता है आपके पास, ठीक है, ये है डायग्राम हमारे पास। ठीक है, सब नीचे क्या आता है आपके पास? ये होता है आपके पास बैथोलिथ के बाद होता है आपके पास, ठीक है, ये वाले, ये होता है आपके पास फैकोलिथ। उसके बाद ये होता है आपके पास मशरूम जैसा, ये होता है आपके पास लैकोलिथ। ठीक है, ऐसे वाले क्या होते हैं आपके पास? ये डाइक्स होते हैं। ठीक है, और ये वाले क्या होते हैं आपके पास? ये होते हैं आपके पास लेपोलिथ। ठीक है, ये वाले लेपोलिथ, और ये वाले क्या होते हैं आपके पास? सिल्स होते हैं। ठीक है, ये सब क्या होते हैं? इसकी टाइप्स होती है, इसकी इंटेंसिव लैंडफॉर्म्स जो बनाता है आपके पास मैग्मा। इंटेंसिव लैंडफॉर्म्स कितने टाइप के टोटल होते हैं आपके पास? ये होते हैं आपके पास बैथोलिथ होता है, उसके बाद आता है बैथोलिथ के बाद आता है लोकोलिथ, लेपोलिथ के फैकोलिथ के बाद आता है आपका सिल्स, और सिल्स के बाद आता है डाइक। मीन टोटल कितनी होती है? 6 टाइप्स की होती हैं आपकी इंटेंसिव लैंडफॉर्म्स। बैथोलिथ क्या होता है? लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नीट्यूड मटेरियल कूल्ड एट डीपर डेप्थ। लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लार्ज बॉडी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये कूल डाउन कहाँ पे करता है? डीपर डेप्थ में कूल डाउन करता है। तो बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ होता है आपका लार्ज बॉडी मैग्नेटिक मटेरियल होता है, ये कूल्ड एट द डीपर डेप्थ। नंबर 2 होता है आपके पास लैकोलिथ। लैकोलिथ क्या होता है? लैकोलिथ होता है आपके पास डोम शेप्ड बॉडीज। क्या होता है लैकोलिथ? डोम शेप्ड बॉडीज होता है विद लेवल बेस एंड कनेक्टेड बाय अ पाइप लाइक कंडक्ट। क्या होता है लैकोलिथ? क्या होता है? नंबर 2 लैकोलिथ क्या होता है? डोम शेप्ड का होता है, डोम शेप्ड बॉडीज क्या होता है? विद लेवल बेस एंड कनेक्टेड किसी लेवल बेस, और कनेक्टेड किसी होता है पाइप लाइक का कंडक्ट से कनेक्ट होता है। नंबर 3 इज लैपोलिथ। लैपोलिथ क्या होता है? लैपोलिथ होता है सॉसर शेप का, कनकेव एंड टू द स्काई बॉडी। क्या होता है? लैपोलिथ सॉसर शेप का होता है और कनकेव होता है टू द स्काई बॉडी के। फैकोलिथ क्या होता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है फॉर्म एट द सिंक लाइन एंड एंटी सिंक लाइन। फैकोलिथ क्या होता है? फैकोलिथ होता है आपका वेव लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड एट सिंक लाइन एंड एंटी सिंक लाइन बनाता है। उसके बाद होता है आपका सिल्स। सिल्स क्या होता है? सिल्स होता है आपके पास हॉरिजॉन्टल शीट लाइक फॉर्मेशन। क्या होता है? सिल्स हॉरिजॉन्टल शीट लाइक फॉर्मेशन होता है। और नंबर 6 में आता है आपके पास डाइक। डाइक क्या होता है? ओनली वर्टिकल फॉर्मेशन सॉलिडिफाइज परपेंडिकुलर टू ग्राउंड। ये क्या करता है? ये ओनली वर्टिकल फॉर्मेशन होती है, सिर्फ ओनली वर्टिकल फॉर्मेशन अगर इंटेंसिव रॉक्स में होगी वो कौन सी होती है? तो डाइक होती है। ये क्या करता है? सॉलिडिफाई करता है परपेंडिकुलर टू ग्राउंड, ये सॉलिडिफाई। अब बात करते हैं एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स की। नंबर 2 इसका एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म। एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म से क्या बनता है आपके पास? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म से आपके पास बनता है सबसे पहले कंपोजिट वोल्केनोज बनते हैं, सिंडर कोन बनते हैं, लावा प्लेटू बनते हैं, ठीक है, फिशर बनते हैं, कैल्डियरल लेक बनती है, सिंडर कोन, ये सब क्या किससे बनती हैं आपकी? ये सब आपकी बनती हैं किस? एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म से बनती है। ये अगर आपके पास एक क्या है? लैंडफॉर्म है। लैंडफॉर्म्स में अगर इस टाइप का बनेगा तो ये बनेगा आपके पास कैल्डियरा विद सिंडर कोन, कैल्डियरा विद सिंडर कोन बनेगा, ठीक है। अगर इस टाइप का बनेगा तो ये बनेगा आपके पास कंपोजिट वोल्केनो बोलेंगे इसको। अगर इस टाइप का बनेगा तो इसको बनेगा हम सिंडर कोन। इस टाइप का बनेगा तो लावा प्लेटू।
अगर इस टाइप से इरप्ट होगा तो ये हम इसको फिशर्स कहते हैं। इस डायग्राम को हमने एज इट इज़ एग्जाम में बनाते हैं। सबसे पहले इसकी क्या बनाता है, सबसे पहले बनाता है मिड ओशनिक रीजेस बनाता है। क्या बनाता है, मिड ओशनिक रीजेस, मिड ओशनिक रेंजेस वोल्केनोज स्ट्रेचेज फ्रॉम, कहाँ से स्ट्रेच होती है, फॉर मोर देन 7000 किलोमीटर अक्रॉस ऑल द ओशन बेसिन्स। क्या कहता है, 7000 किलोमीटर अक्रॉस ऑल द ओशन बेसिन। नंबर सेकंड इज कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनो लैंडफॉर्म। क्या होता है, कंपोजिट टाइप किसकी होती है, वोल्केनिक लैंडफॉर्म की कंपोजिट टाइप होती है। फाउंड बाय द कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्शन, किससे बनती है, कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्शन से बनती है। मोर विशियस लावा विद हाई क्वांटिटीज ऑफ द पायरोक्रेस्टिक मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल माउंट स्ट्रोम्बोली, माउंट वेसुवियन, माउंट फ्यूजी, ये सब किसी के अंदर कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म की। क्या होता है कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म, क्या होते हैं, फाउंड बाय द कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्शन। कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्शन से ये बनती है कौन, कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म। मोर विशियस लावा होता है, क्या होता है, मोर विशियस लावा होता है विद हाई क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल, हाई क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल इसमें होता है। क्या होता है, कंपोजिट टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म कन्वर्जेंट टेक्टोनिक एक्शन से बनते हैं। मोर विशियस लावा होता है और विद हाई क्वांटिटीज ऑफ पायरोक्लास्टिक मटेरियल होता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आता है आपके पास माउंट स्ट्रोम्बोली है, माउंट वेसुवियस है और माउंट फूजी है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म की। नंबर थर्ड में अगर हम बात करते हैं तो शील्ड टाइप वोल्केनोज आते हैं। क्या आते हैं, शील्ड टाइप वोल्केनोज आते हैं। शील्ड टाइप वोल्केनो कैसे बनते हैं, फाउंड बाय द लो विशियस लावा, लो विशियस लावा से बनते हैं, फाउंड बाय द लो विशियस लावा से बनते हैं, बेसाल्टिक लावा से बनते हैं। हॉटेस्ट लावा ये होता है, इसकी एग्जाम्पल क्या होती है आपके पास, मोट लोवा, मोनोवा किया और हेवन वोल्केनोज। ठीक है, तो शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनो। नंबर थर्ड क्या है, शील्ड टाइप वोल्केनो। शील्ड टाइप वोल्केनो में आता है फाउंड बाय द लो विशियस लावा, ये हाई मोर विशियस लावा से बनती है और ये लो विशियस लावा से बनता है, जिससे बेसाल्टिक लावा भी कहते हैं। हॉटेस्ट लावा होता है ये, जिससे क्या बना हमारे पास, मोट लोवा बना है, मोनोकिया बना है और हेवन वोल्केनोज बने हैं। नंबर फोर्थ में आता है आपके हमारे पास फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस कौन से हैं, वियर लावा फ्लोज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, जहाँ पे लावा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक चलता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप्स, साइबेरियन ट्रैप्स। तो फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस में क्या आता है, वियर लावा फ्लोज फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस, फॉर एग्जाम्पल डेक्कन ट्रैप एंड साइबेरियन ट्रैप। नंबर फिफ्थ में आता है आपके पास कैल्डेरा। कैल्डेरा क्या होता है, क्लैप्स डिप्रेशन। क्या होता है, क्लैप डिप्रेशन होता है, हाईली एक्सप्लोसिव वोल्केनोज होते हैं। कैल्डेरा क्या होते हैं, कैल्डेरा होते हैं आपके पास कोलैप्स डिप्रेशंस होते हैं, आप हाईली एक्सप्लोसिव वोल्केनो होते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल मोंट मजामा एंड मोंट टोबा, मोंट मजामा एंड मोंट टोबा। नंबर 6 है लावा डोम। लावा डोम किससे बनता है, मोंट शेप्ड प्रोटीजन वियर मैग्मा पाइल्स अप, जहाँ पे मैग्मा क्या होता है, पाइल्स अप होता है। क्या होता है लावा डोम, मोंट शेप्ड प्रोटीजन होता है जहाँ पे मैग्मा क्या होता है, पाइल्स अप होता है। सो दीज स्ट्रक्चर्स वोल्केनिक इरप्शन, स्ट्रक्चर वोल्केनिक इरप्शन, सो दीज स्ट्रक्चर वोल्केनिक इरप्शंस आर क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड प्रोमिनेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या होते हैं, सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में होते हैं। क्या होते हैं, सो दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, सो दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन क्या होते हैं, लार्ज होते हैं। सोर्स ऑफ मिनरल्स एंड प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में काम आते हैं। तो क्या क्या देखा हमने इसमें, हमने इसमें देखा क्वेश्चन नंबर 13 में हमने देखा कि बेस्ड ऑन अगर हम बात करेंगे मैग्मा की, मैग्मा जो कूल करता है वो विद इन क्रस्ट भी करता है जो हम इंटरेस्ट कहते हैं, और लावा कूल, अगर मैग्मा कूल कर विद इन क्रस्ट करेगा तो इंटरेस्टिव रॉक्स कहते हैं उसको, और लावा कूल्स करेगा अबो द क्रस्ट तो उसको एक्सट्रेस्टिव कहते हैं। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स इसे बनते हैं। इंटरेस्टिव लैंडफॉर्म्स में बेथोलिथ आता है, लेपोलिथ आता है, लेपोलिथ, फैकोलिथ, सील्स डाइक होता है। और एक्सटेंसिव लैंडफॉर्म्स में क्या बनते हैं आपके पास, मिड ओशनिक रीज बनती है, कंपोजिट टाइप ऑफ वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स बनते हैं, शील्ड टाइप ऑफ वोल्केनिक्स बनते हैं, फुट बेसाल्ट प्रोविंसेस बनते हैं, कैल्डेरा बनता है और लावा डोम बनता है। तो कंक्लूजन हमने क्या लिखा इसको, सो दीज स्ट्रक्चर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, सो दी स्ट्रक्चर ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस आर लार्ज सोर्स मिनरल्स, सो दी स्ट्रक्चर्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शन आर लार्ज सोर्स मिनरल्स एंड प्रोमिनेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। 10 पेज टोटल रह गए हैं तो कर लेते हैं हम उसको। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि विद द क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, विद एग्जांपल्स ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स फॉर्म्ड ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लेशियर्स एज अ जियोमॉर्फिक एसेट। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में बोल रहा है विद एग्जांपल्स ऑफ इरोजनल एंड डिपोजिशन, विद एन एग्जांपल ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स
ड्यू टू इट्स लाइफ साइकिल, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्लेशियर्स एंड जियोमॉर्फिक एजेंट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ग्लेशियर, इंट्रोडक्शन में लिखेंगे ग्लेशियर प्लेज अ, इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे हम इसको, ए ग्लेशियर प्लेज द कंबाइंड रोल ऑफ, ग्लेशियर क्या प्ले रोल करता है, कंबाइंड रोल किसका, रोल ऑफ इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन थ्रूआउट इट्स कोर्स फॉर्मिंग वेरियस लैंड। इससे क्या बनते हैं, वेरियस लैंड फॉर्म बनते हैं। क्या होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर क्या करता है, ग्लेशियर प्ले आउट करता है आपके पास कंबाइंड रोल, कंबाइंड रोल प्ले करता है, जिसमें रोल ऑफ इरोजन करता है, ट्रांसपोर्टेशन भी करता है और डिपोजिशन भी करता है थ्रूआउट इट्स कोर्स फॉर्मिंग वेरियस लैंड फॉर्म। इससे क्या होता है, वेरियस लैंड फॉर्म्स बनते हैं। फर्स्ट इज इरोजनल लैंडफॉर्म। इरोजनल लैंडफॉर्म में क्या होता है आपके पास, वो देखते हैं। इरोजनल लैंडफॉर्म की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले सिर्क बनता है। सिर्क क्या होता है आपके पास, सिर्क आपके पास होता है डीप लॉन्ग ट्रॉफ्स फॉर्म, डीप लॉन्ग ट्रॉफ्स फॉर्म्ड होते हैं बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर, डीप लॉन्ग ट्रॉफ्स फॉर्म्ड होते हैं बाय डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर। और नंबर सेकंड पे आपके पास होता है आपका सिरका टर्नलेक। सिरका टर्नलेक क्या होता है, लेक ऑफ वाटर इन सिर्क, लेक ऑफ वाटर इन सिर्क। नंबर थर्ड में आपके पास आता है, नंबर थर्ड में आता है हॉर्न्स। हॉर्न्स क्या होता है, थ्री आर मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स हेडवर्ड, थ्री आर मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर हेडवर्ड अंटिल देयर सिर्क मेट, अंटिल देयर सिर्क मेट, अंटिल देयर सिर्क मेट। क्या होते हैं, थ्री आर मोर रेडिएटिंग ग्लेशियर्स अंटिल देयर हेड ग्लेशियर हेडवर्ड अंटिल देयर सिर्क मेट। नंबर फोर्थ आता है हमारे पास सीरिएटेड रिज। सीरिएटेड रिज क्या होता है, डिवाइड्स बिटवीन सिर्क ऑफ ग्लेशियर। सीरिएटेड रिज क्या करता है, डिवाइड करता है किसको, डिवाइड्स बिटवीन सिर्क एंड सिर्क ऑफ ग्लेशियर्स को डिवाइड करता है। नंबर फिफ्थ है, नंबर थर्ड है आपके पास हॉर्न्स, हॉर्न्स। उसके बाद नंबर फोर्थ है सीरिएटेड रिज। सीरिएटेड रिज क्या होता है, डिवाइड करता है बिटवीन सिर्क ऑफ ग्लेशियर को। नंबर फिफ्थ में आता है ग्लेशिएटेड वैली। ग्लेशिएटेड वैलीज में क्या होता है, यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर विद स्टीप साइड्स अलॉन्ग विद द हैंगिंग वैली। यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर, यू शेप्ड क्या होते हैं, यू शेप्ड विद ब्रॉड फ्लोर विद स्टीप साइड्स अलॉन्ग विद हैंगिंग वैलीज होते हैं। नंबर सिक्स में फ्योर्ड्स। फ्योर्ड्स क्या होते हैं, डीप ग्लेशियल ट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं, डीप ग्लेशियल ट्रॉप्स होते हैं विद सी वाटर, फॉर एग्जांपल फाउंड इन नॉर्वे। कहाँ पे मिलते हैं, नॉर्वे में मिलते हैं। फ्योर्ड्स, फ्योर्ड्स क्या होते हैं, डीप ग्लेशियल ट्रॉप्स, डीप ग्लेशियल ट्रॉप्स होते हैं विद सी वाटर, एग्जाम्पल फाउंड इन नॉर्वे में मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। ये बना सकते हैं हम डायग्राम में। ठीक है, ये है ग्लेशिएटेड वैली, ये है आपके पास क्या है, ये है हैंगिंग वैली, ये आ गया सिर्क, ठीक, ये आ गया हॉर्न ऊपर, ये आ गया सेपरेटेड रिज। ठीक है, तो ये हम बना सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स की। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या है, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म में सबसे पहले क्या बनते हैं आपके पास, देखो इरोजनल लैंडफॉर्म्स में क्या क्या बनते थे, सिर्क बनता था, सिर्क का टर्नलेक बनता था, हॉर्न्स बनता था, सेपरेटेड रिज बनता था और ग्लेशिएटेड वैली बनती थी और फ्योर्ड्स बनते। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या बनेंगे, मोरेन्स बनेंगे, क्या बनेंगे, मोरेन्स बनेंगे, एस्कर्स बनेंगे और ओटवाश प्लेन्स बनेंगे और क्या बनेंगे, ड्रमलेंस। चार चीज़ें इसमें बनेंगी। सबसे पहले आपके पढ़ते हैं, एक एक करके सबको पढ़ते हैं। मोरेन्स, मोरेन्स क्या होते हैं, लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपॉजिट, लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपॉजिट ग्लेशियल टिल होता है। क्या होता है, लॉन्ग रिजेज ऑफ डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल टिल होता है, इसको हम मोरेन्स कहते हैं। मोरेन्स भी तीन किस्म का होता है, एक होता है लिटिल मोरेन्स, एक होता है मीडियल मोरेन्स, एक होता है टर्मिनल मोरेन्स। लिटिल मोरेन्स, मीडियल मोरेन्स और टर्मिनल मोरेन्स। ये होता है लिटिल मोरेन्स होता है साइड बाई साइड वाला, मीडियल मोरेन्स होता है मिडल वाला और टर्मिनल मोरेन्स होता है ये नीचे वाला। ठीक है, अब बात करते हैं एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है, नंबर सेकंड एस्कर्स। एस्कर्स क्या होता है, एस्कर्स होता है वाइडनिंग रीज ऑफ सैंड। क्या होता है, वाइडनिंग रीज ऑफ सैंड इन लेटरल साइड ऑफ स्ट्रीम, लेटरल साइड ऑफ स्ट्रीम फ्लोइंग। लेटरल साइड ऑफ स्ट्रीम फ्लोइंग में वाइडनिंग रीज जो होती है उसको क्या कहते हैं हम, एस्कर्स कहते हैं। क्या होती है, एक मेल्टेड आइस होती है। ठीक है, ये ग्लेशियर है हमारे पास, है ना, और इस ग्लेशियर में ये कोई स्ट्रीम चल रही है और ये साइड में जो ये है इसको हम क्या कहते हैं, वाइडिंग रीज है, इसको हम क्या कहते हैं, वाइडिंग रीज ऑफ सैंड है, इसको हम एस्कर कहते हैं। वाइडिंग रीज ऑफ सैंड, वाइडिंग रीज ऑफ सैंड इन लेटरल साइड ऑफ स्ट्रीम, लेटरल साइड ऑफ स्ट्रीम में वाइडिंग रीज ऑफ सैंड जो है उसको हम क्या कहते हैं, एस्कर कहते हैं। नंबर थर्ड इज ओटवाश प्लेन। ओटवाश प्लेन क्या होता है, ओटवाश प्लेन होता है प्लेन्स at the foot, plains at the foot of the glacial mountain, plains at the foot of the glacial mountains covered with the glaciofluvial deposits। क्या होता है ओटवाश प्लेन, ओटवाश प्लेन्स होता है प्लेन्स एट द फुट ऑफ द ग्लेशियल माउंटेन्स, कवर्ड किससे होते हैं, ग्लेशियल फ्लूवियल डिपॉजिट से कवर्ड होते हैं। नंबर फोर्थ इज ड्रमलिन्स। ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ओरल शेप रिज होते हैं लाइक फीचर्स मेड ऑफ द ग्लेशियल टेल। ओरल शेप रिज होती है, क्या होती है, ओरल शेप रिज होती है लाइक फीचर मेड ऑफ ग्लेशियल
टिल। ओरल शेप रिज होते हैं लाइक फीचर मेड ग्लेशियल टिल होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है ड्रमलिंग्स, ड्रमलिंग्स क्या होता है ओरल शेप रिज होते हैं लाइक फीचर्स मेड ऑफ ग्लेशियल टिल, ठीक। उसके बाद आता है आपके पास ये, ठीक है, ये ग्लेशियल टिल है, ये ग्लेशियर आ रहा है ऊपर से, ये क्या आ रहा है यहाँ से, ये इसकी टेल है इस साइड। तो कंक्लूजन में हम इसको क्या लिखेंगे, hence glaciers have played an important role in shaping of landscape, hence glaciers plays an important role, hence glaciers plays an important role in shaping the landscape in the middle and high latitude and in alpine environment, hence glacier plays an important role in shaping the landscape in the middle and high latitude in the alpine environment। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, जस्ट गिव मी सेकेंड,